नमस्कार साथियों, मैं हूं अन्ना मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है आपका यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट के बारे में। और बता दूं, बहुत सारे मैंने आपके लिए एक जो है पेपर फर्स्ट का यूनिट 1 जो है मैंने डाल दिया था और काफ़ी लोगों ने उसे देख लिया है और काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा उसका। तो मुझे लगता है कि आगे की भी जो है लोग मांग रहे हैं। और मैं आपको पूरी बात बता देता हूँ कि इसके जो 5 यूनिट है मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा पेपर फर्स्ट के यूजीसी नेट, यानी कि एनटीए यूजीसी नेट नेट जेआरएफ सेट। ठीक है, तो सामान्य पेपर फर्स्ट तो मैं इसके 5 यूनिट करवा दूंगा। 10 यूनिट होते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो इसमें से 5 यूनिट जो है मैं करवा दूंगा। बाकी के 5 यूनिट जो होंगी वो होने वाली हैं आपकी पेड, यानी कि आप 499 यदि आप पेड करते हैं यानी कि देते हैं, ये नोट्स जो है नीचे एक पीडीएफ होगी, उस पर आप क्लिक करना। उसे आप जब खरीद लेंगे तो पीडीएफ खरीदने के बाद आपको उस पीडीएफ के अंदर जो है लिंक मिलेगा। लिंक जो है बाकी के यूनिट जो है उनमें उस पीडीएफ का जो है लिंक दिया हो गया होगा और आप जो है उससे क्या करेंगे, आसानी से बाकी के जो है यूनिट जो है देख सकते हैं। तो आपका क्या रहेगा, आपका पेपर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और आपको किसी बुक को भी पढ़ने की मुझे उम्मीद है कि आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, और जिस तरह से मैंने दिया है तो मुझे उम्मीद है कि आपका एक भी एग्जाम में जो है पेपर फर्स्ट से आपका क्वेश्चन भी छूटने वाला नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, यूजीसी नेट जो होता है उसके पेपर जो होते हैं 2 पेपर होते हैं, यानी कि 2 जो है प्रश्न पत्र होते हैं। पेपर फर्स्ट होता है, ठीक है, इस प्रश्न पत्र में जो है 50 वैकल्पिक प्रकार के प्रश्न होते हैं। इसमें जो है दूसरा जो होता है सेकंड पेपर, इसमें भी जो है 100 प्रश्न होते हैं, जिससे आपने क्या कर रखा हो, आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन हो, चाहे हिंदी हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो। तो अगर पेपर सेकंड की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको नीचे जो है माल मिल जाएगा। ठीक है, तो पेपर सेकंड की बात बाद में करते हैं, पहले फर्स्ट की बात कर लेते हैं। तो पेपर फर्स्ट में जो है 100 नंबर का आपका होता है, जिसमें 50 प्रश्न आपके करने होते हैं। ठीक है, तो 50 प्रश्न जो होते हैं आपके 10 यूनिट में से आते हैं, 5-5 प्रश्न सभी यूनिट से आते हैं, जिसमें आपका यूनिट फर्स्ट होता है शिक्षण अभिवृत्ति, टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। शोध अभिवृत्ति, जिसको मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ, इसमें से 5 प्रश्न आएंगे। बोध या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस, जो कि आपका 5 जो है इसमें प्रश्न आएंगे। संप्रेषण में आपका करवा दूंगा, 5 प्रश्न आएंगे। गणितीय तर्क अभिवृत्ति, इसमें से भी 5 आएंगे। युक्तियुक्त तर्क, आंकड़ों की व्याख्या, संचार, लोक विकास और पर्यावरण, उच्च शिक्षा प्रणाली। तो मैं आपको बता दूं, इसमें से 5 यूनिट जो है मैं आपको फ्री में देने वाला हूं। उसके बाकी के 5 यूनिट जो है आप जो है आपको पेड जो है यानी कि 499 आपको देने पड़ेंगे, तब आपको बाकी का माल जो है, बाकी का मटेरियल आपको मिलेगा। ठीक है, और आप तुलना कर लेना इधर उधर जाके, आप चारों मार्केट में घूम आना। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है बहुत जो है सस्ता पड़ने वाला है, ना के बराबर रेट में। लगभग मैं बताऊँ तो आपका 499 में करीब करीब मैं बताऊँ तो 30 से 40 घंटे की जो है क्लास आपको देखने को मिल जाएगी, जिसमें यूनिट जो है आपकी 10 जो है कंप्लीट हो रही होंगी और आप जो है उससे आप पेपर फर्स्ट जो है कंप्लीट या है आप अपना पूरा बड़ा आसानी से आनंद के साथ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं इसमें ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यूनिट 2 देख लेते हैं आपकी शोध अभिवृत्ति। ठीक है, रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक, इससे एक यूनिट यानी कि यूनिट 1 जो है मैंने आपकी कंप्लीट करवा दी थी। आप नोट्स खरीदना चाहते हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, और ये टेलीग्राम पर भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये नंबर पड़ा हुआ है, आप कॉल भी डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई ना कोई इसे उठा लेगा। बैकग्राउंड बनाने से पहले हल्का सा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले लीजिए, काम आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शुरुआत करते हैं आपका शोध अभिवृत्ति। शोध का मतलब क्या होता है उसको जानने से पहले हल्का सा देखते हैं। शोध अभिवृत्ति या रिसर्च एप्टीट्यूड। ठीक, शोध अभिवृत्ति क्या है, तो किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, रिसर्च की जरूरत पड़ती है। फिर से बता दूं, आप मान लीजिए किसी भी तरह की आपकी कोई समस्या है, समस्या का मान लीजिए बड़े स्तर की है। अब मान लीजिए कि आपका जो है मतलब आपके मान लीजिए घर में आप हैं, घर से बाहर निकलने जा रहे हैं और बाइक की चाबी जो है आपकी खो जाती है, तो ऐसी भी समस्या नहीं होनी चाहिए। मतलब थोड़ा सा समस्या जो है अलग लेवल की होनी चाहिए। ये नहीं कि आपकी चाबी नहीं मिल रही है, आप नहा के आए आपको टॉवल नहीं मिली है, कि आपकी समस्या होगी तो उसके लिए आप रिसर्च करेंगे, ऐसी नहीं। आप मान लीजिए आप नहाने जा रहे थे, आपका ससुरा साबुन नहीं मिल रहा है, आप मान लीजिए छत पे आप गए, आप जो है नहाने धोने के बाद अपना छत पे अंडरवियर डाल आए थे, शाम को पहुंचे तो वहाँ पर जो है आपका अंडरवियर खो गया। तो इस तरह की जो है समस्या के इस तरह की समस्या का समाधान यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हुआ ना। समस्या भी जो है थोड़ा होनी चाहिए, वो किस तरह की समस्या होनी चाहिए हम बात करेंगे आगे। चलिए, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है, जरूरत होती है। यानी कि किसी भी प्रश्न का हल ढूंढना ही क्या कहलाता है भैया, रिसर्च कहलाता है।
कुछ जानने की जिज्ञासा और उस जिज्ञासा से संबंध जो कुछ भी हम जानकारी हासिल करते हैं, सत्य हो चाहे असत्य, के बारे में पता लगाते हैं, वे रिसर्च का क्या होता है, हिस्सा होता है। प्रत्येक अनुसंधान किसी न किसी समस्या का तार्किक एवं वैज्ञानिक समाधान प्रस्तुत करता है। अनुसंधान समस्या निवारक होते हैं। शोध में नई सूचनाएं और तत्वों का क्या होता है, अन्वेषण होता है, यानी कि खोज होती है। क्लियर हुआ? तो मैं फिर से बता दूं, किसी भी समस्या का समाधान करने के लिए हमें क्या किसकी आवश्यकता पड़ती है, रिसर्च की आवश्यकता पड़ती है। तो आइए शोध का अर्थ देखते हैं, यानी कि मीनिंग ऑफ रिसर्च थोड़ा सा देख लेते हैं। तो शोध वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम नई सूचनाओं एवं तथ्यों का विकास एवं संवर्धन करते हैं। साथ में ही वर्तमान समय में मानव जीवन में जो प्रगति हुई है और जिन सुख सुविधाओं का हम अनुभव करते हैं, उन सब का क्या है, आधार क्या है, अनुसंधान ही है। तो क्या है, मानव के लिए विकास के लिए या फिर पर्यावरण के विकास के लिए, या फिर वो क्या हो, बहुत बड़े स्तर पर क्या पहुंचा रहा हो, लाभ पहुंचा रहा हो, तो इस तरह की हम समस्याओं का क्या करेंगे, शोध करेंगे। यानी इस तरह की समस्याओं का समाधान करने के लिए शोध करेंगे। मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, ये नहीं कि आपका अंडरवियर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए शोध करेंगे। शोध करने के लिए क्या किया हमने, कुछ जानकारी जुटाई। जानकारी जुटाने क्या किया हमने, बीवी को फोन लगाया, 1 2 3 एक बार 7 7 14 लगाया। हमने फोन लगाया कि हेलो, हमारा नेकर नहीं मिल रहा है, कहाँ टांग के गई हो। इस समस्या का समाधान नहीं करेंगे। समस्या ऐसी होनी चाहिए जो या तो बहुत बड़े या बहुत किसी मानव जीवन में क्या कर रही हो, प्रगति कर रही हो, या फिर किसी ऐसी चीज का विकास हो रहा हो जिससे सबका भला हो। ठीक है, तो मैं फिर से बता दूं, शोध वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम नई सूचना एवं तथ्यों का विकास एवं संवर्धन करते हैं और वर्तमान समय में मानव जीवन में जो प्रगति हुई है, जिन सुख सुविधाओं का हम अनुभव करते हैं, उन सब का आधार क्या है, अनुसंधान ही है। अब मान लीजिए हम ये फ़ोन जो इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर शोध न होता तो क्या हम इस फ़ोन को इस्तेमाल कर पाते। आपने एक ज़माना देखा होगा, ज़माना कैसा था, पुराना ज़माना था हमारे लिए, जब चाइना के फ़ोन हुआ करते तो उसमें जो थे कितने कितने वो आया करते थे, मान लीजिए 12 जो थे स्पीकर आया करते। आज उतने जो है क्या आ रहे हैं, आपके जो क्या आ रहे हैं, कैमरे आ रहे हैं। एक जमाना हुआ करता था कि कीपैड वाले फ़ोन हुआ करते थे, वही जो सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी। धीमे धीमे समय बदला और कीपैड जो है, कीपैड से थोड़ा टच में बदला और टच के बाद समय आया एंड्रॉयड का, और अब जमाना आया है कि हमने क्या किया, शोध किया है, अनुसंधान किया और मानव जीवन के क्या हुई, सुख सुविधाओं का विकास हुआ और हम उन सुख सुविधाओं का क्या करते हैं, अनुभव करते हैं। अनुभव करने के लिए ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए फ़ोन हो गया, मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ हो गई। एक ज़माना हुआ करता था कि हम जो है ईयरफोन जैसी एक चीज़ हुआ करती थी जिसको हम क्या करते थे, फ़ोन में लगाया करते थे। फिर समय बदला, ब्लूटूथ आया। एक ज़माना था इस तरह से ब्लूटूथ आया, अभी ये लगाते हैं। अब मान लीजिए जब समय बदला, टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी आने के बाद क्या हुआ कि हमारा जो क्या आ गया, इस तरह से हेडफोन आया। अभी ये ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है, हम जो है मोहल्ले में कहीं पर भी घूमते रहते हैं इस तरह से लगा के। तो ये क्या हुआ, विकास का ही एक आधार है। यानी कि शोध जब हुआ है, अनुसंधान हुआ है, तो उससे ही हमने ये सुविधाएं ले पा रहे हैं। मैं मतलब चलता फिरता जा रहा हूँ, बात करता जा रहा हूँ और इस तरह से आनंद भी लेता जा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। इस तरह से मान लीजिए हम इस तरह का कंटोपा जो है बहुत ज़्यादा भारी लग रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि इस तरह की ईयरफोन का जो है आनंद लें और कम में हो। धीमे धीमे और विकास किया गया और शोध हुआ तो इस तरह के हेडफोन आने लगे। यानी कि जो है इसको अंदर से रख लीजिए और इसको जो है कान में लगा लीजिए, आपके जो है आपको केवल ईयरफोन वाला आनंद आएगा। इस तरह से समझ पा रहे हैं, ये कहाँ से आया, ये सुख सुविधाएं हम कहाँ से ले पा रहे हैं। तो इसका आधार क्या है, इसका आधार जो है केवल और केवल क्या है, अनुसंधान ही इसका आधार है। तो एक बार फिर से बता दूं कि वर्तमान समय में मानव जीवन में जो प्रगति हुई है और जो हम सुख सुविधाओं का आनंद ले रहे हैं या फिर अनुभव करते हैं, उन सब का आधार क्या है, अनुसंधान ही है। इसका मतलब ये हो गया कि शोध हमारे जीवन में जो है बहुत महत्व रखता है। अगर शोध न हो तो हमारे जीवन की जो है सुख सुविधाओं की, मान लीजिए एक जमाना हुआ करता था कैंसर जो होती थी लाइलाज बीमारी हुआ करती थी, यानी कि उसका कोई इलाज नहीं था। लेकिन वर्तमान में इलाज तो है लेकिन बहुत महंगा है।
अब मान लीजिए कोरोना ही समय था, आज से 2-3 साल पहले की बात मान लीजिए कि कोरोना जो है हाहाकार मचा रखा था। अब मान लीजिए कि कोरोना को भी शोध करते करते ही बनाया गया था। किसने बनाया था? चाइनीज वायरस है ये कोरोना, तो शोध ही है, यानी कि अनुसंधान ही कर रहे थे। तो अनुसंधान कभी कभी करते करते क्या हो जाता है, हमारे लग भी जाते हैं। लग क्या जाते हैं? हमारे एल लग जाते हैं जब हम अनुसंधान करते हैं। तो उसके लिए कुछ चरण होते हैं। तो अभी क्या होता है, चलिए मान लीजिए हमने शोध करते करते गलती हो गई, हमसे वायरस बन गया, लेकिन अनुसंधान से ही तो हमने उसकी वैक्सीन बनाई, उसका हम रोकथाम तो अनुसंधान से ही कर पा रहे हैं। वैज्ञानिक और बड़े बड़े लोग जो है लगे पड़े हैं ना, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, इसका मतलब किसका? शोध। अबे कहाँ भाग रहा है, मैंने क्या, कहाँ गया बे? हाँ, शोध का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब शोध का जो है हमारे जीवन में बहुत महत्व है। शोध में हम पुराने तथ्यों की जांच पड़ताल के साथ ही कुछ नए अनछुए क्षेत्रों के अध्ययन व अन्वेषण का कार्य संपन्न करते हैं। यानी कि शोध में मान लीजिए शोध कर रहे हैं, मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, ऐतिहासिक शोध कर रहे हैं। ऐतिहासिक का शोध का मतलब मान लीजिए हमारी कुछ गलतियां थी, या फिर हमारा पुराना किसी ने जो भी चीजें थी, हमने उसके बारे में क्या थी, हमने तथ्य जुटाए। तथ्य जुटाने के बाद हमने क्या किया, उसमें देखा यार ये कमी थी, तो इसको हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। और कुछ अनछुए और नए क्षेत्र का क्या करेंगे, हमें उस नए पहलू निकल कर आएंगे, जांच पड़ताल की तो नए पहलू निकल कर आएंगे, और हम वहां पर एक नया जो है चैप्टर खोल देंगे। फिर हम उसमें अध्ययन करेंगे, फिर अन्वेषण होगा, और करते 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 कुछ नया निकल कर सामने आएगा। तो ये होगा कब? जब शोध होगा, जब हम अनुसंधान करेंगे, जब हम बैठेंगे, सलाह मशवरा करेंगे, आपस में बातचीत होगी और कुछ जानकारियां निकल कर आएंगी। क्लियर हुआ? तो अंग्रेजों की भाषा में थोड़ा सा देख लेते हैं। मीनिंग ऑफ रिसर्च, रिसर्च रेफर टू अ सर्च फॉर नॉलेज, इट अ मूवमेंट फ्रॉम नॉन टू अननोन। यानी कि जो जानते हैं किस तरफ मूवमेंट होता है, ये जो हमारा जाना हुआ है। अब हमें जाना किस तरफ है? फ्रॉम नॉन टू अननोन, ठीक। नॉन जिसको बोलते थे, यानी कि जो हम जानते हैं किधर जा रहे हैं, हम जितना जानते हैं उससे ही तो शोध करेंगे। अब मान लीजिए आप पीएचडी करने जा रहे हैं, आप कुछ जानते हैं, अब पीएचडी करने जाएंगे तो किस तरफ जाएंगे? जो नहीं जानते हैं उस तरफ जा रहे हैं। भैया जो जानते हैं तो उसके लिए हमें शोध करने की आवश्यकता ही नहीं है। बात को समझिए, किस तरफ जा रहे हैं? जिस तरफ हमें जानना है नया कुछ, ठीक है। चलिए, तो रिसर्च वॉयेज ऑफ डिस्कवरी। रिसर्च इज साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक सर्च फॉर pertinent information on a specific topic. In fact, research in a art of scientific investigation. टाइप ऑफ रिसर्च देखते हैं, वैसे आगे मैं कराऊंगा लेकिन हल्का सा बता दे रहा हूँ। कॉम्परेटिव रिसर्च, एक्सप्लोरेटिव रिसर्च, एक्सप्लेनेटरी रिसर्च, कैजुअल रिसर्च, थ्योरी टेस्टिंग रिसर्च, थ्योरी बिल्डिंग रिसर्च, एक्शन रिसर्च। ठीक है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या फिर इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा। चलिए देखते हैं, रिसर्च का मतलब देखते हैं, शोध का मतलब देखते हैं, थोड़ा सा विस्तार से की परिभाषाएं देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं शोध का मतलब क्या होता है। शोध का मतलब होता है, हिंदी में अगर बात करें तो कहते हैं अनुसंधान, अन्वेषण, जांचना, परखना या सत्य की खोज करना। शोध का अगर मतलब पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? अनुसंधान करना, हाँ भैया बिल्कुल अनुसंधान करना होता है। अन्वेषण करना, हाँ बिल्कुल अन्वेषण करना। जांचना, हाँ भैया बिल्कुल जांचना। खोजना, हाँ भैया बिल्कुल। परखना, हाँ बिल्कुल भैया। सत्य खोजना, अरे भैया बिल्कुल। अब क्या मार डालोगे क्या? और कुछ बताना है क्या? नहीं भैया इतना काफी ज्ञान है। चलिए आगे देखते हैं, अंग्रेजों की भाषा में देखते हैं। मतलब क्या होता है और सर्च क्या होता है, इसको भी थोड़ा देखते हैं। तो रिसर्च जो बना है, यानी कि शोध जो बना है, अंग्रेजों की भाषा में जो शोध बना है तो वो बना है री प्लस सर्च। ठीक है, प्रीफिक्स इसको बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं इसको, जो शुरू में लगता है, आगे हम जानेंगे। तो री प्लस सर्च का मतलब क्या होता है? पुनः, री मतलब दोबारा या पुनः खोजना या नए उद्देश्य को प्राप्त करना। अब भैया कैसे प्राप्त किया? दो शब्दों में समझे। मान लीजिए ये हम जो पढ़ा पा रहे हैं, ये जो कुछ हम देख पा रहे हैं, तो भैया ये हमारा जाना हुआ है। अब इतनी जो जानी हुई चीजें हैं, इसमें से ही हमें नया खोजना है, यानी कि ऐसा खोजना है जो अननोन है, यानी कि जाना हुआ नहीं है। एक चीज बताऊं मैं आपको, बहुत समय पहले की बात है, मैं तैयारी जब करता था तो मुझे लगता था कि इस दुनिया में जितने सब्जेक्ट होते हैं टफ होते हैं, लेकिन मैंने कुछ ही पढ़ा
जब कुछ पढ़ा तो उससे फिर कुछ और पढ़ा, फिर उससे मैंने कुछ और पढ़ा, फिर उससे मैंने कुछ और पढ़ा, फिर उससे मैंने कुछ और पढ़ा। इस तरह से पढ़ा 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 ये हो गया कि जब मैं किसी सब्जेक्ट को थोड़ा सा पढ़ता हूँ तो ऐसा लगता है कि मुझको बहुत ज़्यादा ज्ञान है। समझ पा रहे हैं ये हुआ कैसे? जब मैं छोटा बच्चा था तो बड़ी शरारत करता था, तो उस समय जब शरारत करता था तो मुझको क्या पढ़ाया जाता था कि छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रे से ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, छोटी अंग, बड़ी अंग खाली, का से कबूतर, खा से खरगोश, का खा गा घा अणा, चा छा चा छा जा। इस तरह तो हमको क्या पढ़ाया जाता था? वर्णमाला पढ़ाई सबसे छोटे स्तर पर हमने उसको जाना। अब हम जो जानते थे, मतलब हम बड़े स्तर की बात नहीं कर रहे, छोटे स्तर की, बड़े स्तर पे भी जाएंगे। जो हम जानते थे, जानने से किस ओर गए? अनजाने की तरफ। जो हम नहीं जानते हैं हमने वर्णमाला सीख ली, फिर हमने उसको क्या सीखा? पहले हम छोटे छोटे अक्षर लिखना सीखे, कम दम बिना मात्रा वाले हमने सीखे, दम, कम, सम, बम, ठीक है, खटपट, झटपट, सरपट, इस तरह से। अब हमने ये सीखा तो क्या हुआ? जो हम जानते हैं, यानी कि रिसर्च का मतलब हुआ सामान्यतः पुनः खोजना या नए उद्देश्य को प्राप्त करना। क्योंकि जो चीजें हमें मौजूद हैं, जितनी भी चीजें, क्योंकि हम कहेंगे हमें रिसर्च करना है, तो कहाँ करोगे भैया? रिसर्च करना है, अरे भैया करना चाहते हो कहां करोगे? हम मंगल ग्रह पे जाके रिसर्च करेंगे, भैया किस चीज की रिसर्च करोगे? अरे एक चीज खोजना चाहते हैं, हमको पता नहीं है, अरे हमको तो पता नहीं तो क्या करना क्या चाहता है कि रिसर्च करना है। अब उन्हें खुद नहीं पता, तो इसका रिसर्च का मतलब हुआ कि इसका सामान्य अर्थ हुआ पुनः खोजना, यानी कि जो हमें पता है उसका इस्तेमाल करके हम नए उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। आइए मीनिंग ऑफ रिसर्च देखते हैं। रिसर्च इज कंपोज्ड ऑफ 2 सिलेबल्स। क्या है? पहला जो है अ प्रीफिक्स री एंड अ वर्ब सर्च। री का मतलब होता है री मीन अगेन, अ न्यू, ओवर अगेन, यानी कि पुनः से खोजना, नया। सर्च का मतलब मीन्स टू एग्जामिन क्लोजली एंड केयरफुली टू टेस्ट एंड ट्राई टू प्रूव, यानी कि बहुत सावधानी के साथ। अब ये हम कह दें, मान लीजिए यहाँ पर बॉम्ब बनाने का कोई सामान है, बहुत जमाने पहले जब बॉम्ब नहीं बना था तो कोई चीज रखी हुई थी, हमें ऐसा लगा कि यार यहाँ पर बॉम्ब बनाया जा सकता है, जितनी चीज़ें हमारे पास हैं, यानी कि हमें पता नहीं है लेकिन चीज़ें हमारे पास उतनी है, जितना हमारे पास मौजूद है साधन उससे ही हमें करना है। तो हमने क्या किया, ये अमोनिया नाइट्रेट जोड़ लिया, ये नाइट्रेट जोड़ लिया, वो कर लिया, और हमने क्या किया कि बॉम्ब बनाए, मतलब वो एग्जामिन क्लोजली एंड केयरफुली टू टेस्ट एंड ट्राई टू प्रूव। अब भैया कैसे किया? बहुत प्यार से उसको जोड़ा ताड़ा, एक बढ़िया सा बॉम्ब बना लिया, हथकोला बना लिया। अब ये तो नहीं कि बॉम्ब बनाते बनाते टेस्ट किया और वो फट गया, हम उसमें समाप्त हो गए, खत्म हो गए, नहीं। बहुत ही क्या है, सावधानी पूर्वक टू टेस्ट एंड ट्राई, यानी कि उसको क्या किया, पहले बनाया, फिर उसको क्या किया, उसका प्रयोग किया, ठीक है। प्रूव मतलब उसको साबित किया कि हाँ भाई ये दमदार चीज़ है। कहाँ से? जो हम जानते हैं। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर जो अंकल जो है आंटी से बात कर रहे हैं कि मैं तो मजे मजे में लकड़ियाँ रगड़ रहा था, मुझे क्या पता था कि मैं शोध कर रहा हूँ। यानी कि इन अंकल के पास 2 लकड़ी थी और वो वायलिन बजा रहे थे अपनी बीवी खुश करने के लिए कि भर दे झोली मेरी जान मोहम्मद। उन्होंने जहाँ पर ऐसे देखा कि झोली भरी नहीं रही, तो जहाँ तेज लकड़ी रगड़ी वहीं ससुरा क्या था, वो आग लग गई। आग जैसी लगी, इन्होंने क्या, तो हम तो मजे मजे में लकड़ियाँ रगड़ रहे थे यार, ई का ये तो हमें नहीं पता था, हम शोध कर रहे हैं। क्लियर हुआ ना? चलिए, तो 2 words from a noun to describe a careful and systematically study is someone field of knowledge undertaken to the establish facts of principle, ठीक है। रिसर्च इज an organized and systematically way of finding answer to question। क्लियर हुआ? तो मुझे उम्मीद है कि आपको आनंद आ रहा होगा। तो आइए शोध की थोड़ी सी परिभाषा देख लेते हैं। यहाँ पर शोध, तो शोध उस प्रक्रिया या कहें
कार्य का नाम है जिसमें बोधपूर्ण प्रयत्न से तथ्यों का संकलन करते हैं और सूक्ष्म ग्राही या कहें विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन करते हैं और विश्लेषण करके नए तथ्यों या सिद्धांतों का उद्घाटन करते हैं। मान लीजिए शोध का मतलब है कि उस प्रक्रिया या उस कार्य का शोध नाम है जिसमें हम बोधपूर्ण प्रयत्न से, अब आप कहेंगे बोधपूर्ण मतलब आप पागल नहीं होने चाहिए, अब आप ये भी नहीं आपका दिमाग खराब होना चाहिए, ऐसा भी नहीं, आप बोधपूर्ण यानी कि ज्ञानवर्धक प्रयत्न करेंगे। उसके साथ क्या करेंगे, आप तथ्यों को इकट्ठा करेंगे, संकलित करेंगे और इकट्ठा करने का उसके बारे में सोचेंगे, विचारेंगे और अपनी चिंतन मनन करके, यानी कि आप जो है काफ़ी समय तक जो भी चीज़ कर सकते हैं चिंतन मनन करके, उसका अवलोकन करके, उसका विश्लेषण करके नए तथ्यों को निकालेंगे और उन सिद्धांतों का क्या करेंगे, उद्घाटन करेंगे। यानी कि उसको नए सिद्धांत निकालेंगे, उद्घाटन मतलब लोगों के सामने रखेंगे। क्या कहेंगे, भैया हमारे पास ये चीज़ें थी, उससे मिलाकर हमने चिंतन मनन करके और अपनी जो दिमाग है हमारे पास, जो हमारे पास जो शक्ति है सोचने की, उससे हमने एक बढ़िया चीज़ निकाली। भैया बढ़िया चीज़ आपने क्या निकाली, वो हम आपको देते हैं, जिसको हम शोध कहते हैं। यानी कि हमने कुछ नया माल निकाला है। क्लियर हुआ ना शोध क्या है, समझ पा रहे हो ना आप, क्लियर हुआ। अब एक कहेंगे यहाँ पर फिर एक बार मैं फिर से बोल दूं कि शोध उस प्रक्रिया अथवा कार्य का नाम है जिसमें बोधपूर्ण प्रयत्न तथ्यों का संकलन कर सूक्ष्म ग्राही विवेचन बुद्धि से उसका अवलोकन विश्लेषण करके नए तथ्यों का और या कर सिद्धांतों का हम उद्घाटन करते हैं। भैया यहाँ पर बोधपूर्ण प्रयत्न से आपने कविता सुनी होगी, हम पागल नहीं हैं भैया हमारा दिमाग खराब है। तो यहाँ पर न तो आप पागल हो ना ही क्या हो आपका दिमाग खराब होना चाहिए, बल्कि बोधपूर्वक प्रयत्न से नए तथ्यों का। क्या आप कोई पागल को शोध करते हुए देखा है कि क्या किसी पागल व्यक्ति ने ये सोचा है कि ये कोई धमाकेदार चीज़ बना सकता है? नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दूसरी परिभाषा देखते हैं। स्थूल अर्थों में अगर समझें, थोड़े कठिन शब्दों में समझें तो कहेंगे शोध जो है नवीन और विस्मृत तत्वों का अनुसंधान है, जिसको अंग्रेजी में डिक्शनरी ऑफ फैक्ट्स कहा है। और सूक्ष्म यानी कि गरीबों के शब्दों में समझें तो वह ज्ञात साहित्य के पूर्व मूल्यांकन, पुनर्मूल्यांकन और नई व्याख्याओं का सूचक होता है। ये परिभाषा हमारे किस अंकल ने दी थी, तो हमारे एक अंकल थे जिनका नाम था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, तो स्थूल अर्थों में शोध नवीन एवं विस्मृत तत्वों का अनुसंधान है, जिसको अंग्रेजी में डिक्शनरी ऑफ फैक्ट्स कहा जाता है। और सूक्ष्म अर्थ में वह ज्ञात साहित्य और पुनर्मूल्यांकन और नई व्याख्याओं का सूचक होता है। चलिए शोध की परिभाषा नेक्स्ट लेवल की देखते हैं। थोड़ी सी कुछ अंकल हैं विशेष जिन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं। रेडमैन और मोरी ने अपनी किताबिया में एक लिखा कि रोमांस ऑफ रिसर्च नामक एक किताब थी, इसमें लिखते हैं कि शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए इन्होंने क्या लिखा, मैं फिर से एक बार इसको पहले से बता दूं। एक अंकल थे रेडमैन और मोरी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रोमांस ऑफ रिसर्च। इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि शोध का अर्थ स्पष्ट करते हुए इन्होंने क्या लिखा कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। फिर से बता दूं, नवीन ज्ञान की प्राप्ति के व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। यहाँ व्यवस्थित का बहुत ध्यान देखिए। और दूसरी चीज़ है नवीन, यानी कि कुछ नया खोज रहे हैं, और नया खोज तो रहे हैं लेकिन व्यवस्थित होना चाहिए। अब हम आपसे कहें, मान लीजिए जो हमारे यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट जो है हमारे लिए बिल्कुल जो है नया है, मैंने जो आपको जो दे रहा हूँ मेरे लिए जो है शोध करना है। अगर मैं उल्टा सीधा पढ़ा दूँ आपको जो है बिल्कुल सीक्वेंस में ना हो, बिल्कुल व्यवस्थित ना हो, तो जो हमारा प्रयत्न है, जो हमारा शोध है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो इसमें क्या कहते हैं, द रोमांस ऑफ रिसर्च, यानी कि ये साफ शब्दों में कहते हैं यदि आप रिसर्च करना चाहते हैं, यदि आप कुछ नया खोजना चाहते हैं तो उससे प्रेम करें, उससे प्रेम करें। यदि मैं अपने काम से प्रेम न करूं तो बताइए, दिल पर हाथ रख कर बताइए, क्या इतनी फोटो कोई लगाएगा, क्या इतना फ्री में कोई दे पाएगा? बात को समझिए, एक फोटो लगाना, फिर टेक्स्ट लगाना, फिर उसको एडिट करना, फिर उसका वीडियो बनाना, वीडियो बनाने से पहले उसको पढ़ना, फिर वीडियो बनाने के बाद उसको एडिट करना, एडिट करने के बाद उसको अपलोड करना, अपलोड करने के बाद उसका प्रीमियर करना, प्रीमियर करने के बाद उसके टैग डालना, थंबनेल डालना, पता नहीं क्या क्या होता है, इस तरह की चीज़ें। तो क्या मैं व्यवस्थित करूँ तो वो शोध कहलाएगा? नहीं। आप क्या कहेंगे, ई का ऐसा क्या कहेंगे, वो शोध कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। चलिए
दूसरे अंकल देखते हैं। तो इनकी परिभाषा याद हो गई कि नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवस्थित प्रयत्न को हम शोध कहते हैं। दूसरा देखते हैं, एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश के अनुसार किसी भी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधानी पूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल को शोध की संज्ञा दी जाती है। कौन सी? एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश के अनुसार किसी भी ज्ञान की शाखा में, मान लीजिए कोई हमें बहुत सारे जानकारी है, उसी ज्ञान की शाखा में नवीन तथ्यों की खोज के लिए सावधानी पूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल की को ही हम शोध की संज्ञा देते हैं। मान लीजिए इनकी डिक्शनरी ही ले लीजिए, एडवांस्ड लर्नर डिक्शनरी ऑफ करंट इंग्लिश, इनकी डिक्शनरी ले लीजिए, इनकी डिक्शनरी मान लीजिए। तो इनकी डिक्शनरी में हम मानते हैं कि इनकी डिक्शनरी है, ठीक है। इनकी डिक्शनरी में हम समझते हैं रोज एक ना एक शब्द आता होगा, तो ये इनके लिए क्या है, ये शोध की संज्ञा कहेंगे या क्या कहेंगे, हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च करते हैं। रिसर्च करके क्या लाते हैं, कोई न कोई हम दूसरे तीसरे दिन एक शब्द ले आते हैं। क्लियर हुआ? किस तरह से बता रहे हैं, किसी भी ज्ञान की संज्ञा में, वो शाखा में, मतलब ज्ञान तो हमारे पास बहुत सारा, शाखा मतलब एक नई ब्रांच हो जाएगी, मतलब बहुत सारा ज्ञान है, उसमें एक नई शाखा जोड़ देंगे और उस शाखा की जोड़ेंगे कैसे, सावधानी पूर्वक देखेंगे। मान लीजिए अनुराग मिश्रा है और पढ़ाता है जीएस, वो क्या टीचिंग एप्टीट्यूड का, मान लीजिए वो पढ़ा पाएगा क्या? अगर वो बिना पढ़े पढ़ाएगा तो बेकार है। सावधानी पूर्वक किए गए अन्वेषण या जांच पड़ताल को शोध की संज्ञा देते हैं। अब कैसे दिया मैंने, उसको जोड़ा कैसे, ज्ञान की शाखा में जो मैं जानता था उसमें एक नए तथ्य को जोड़ दी, नए तथ्य की खोज की, कैसे की, पढ़ के, लिख के और सावधानी पूर्वक क्या किया। मैं आपको ये वीडियो बहुत पहले दे सकता था, लेकिन मैंने क्या किया, मैं थोड़ा पढ़ लूँ ताकि जो है आप लोगों को बेस्ट वीडियो दे पाऊँ। ये तभी तो हुआ, जांच पड़ताल की, शोध किया और इसको किसका संज्ञा दिया, शोध की संज्ञा दी। चलिए, स्पार और स्वेंसन ने शोध की परिभाषा क्या दी है। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी, इन्होंने लिखा, कोई भी विद्वतापूर्ण शोध ही सत्य के तथ्यों के लिए निश्चितताओं के लिए अन्वेषण है। नेक्स्ट देखते हैं, वहीं एक व्यक्ति आ जाते हैं लंडबर्ग, पता नहीं लंडबर्ग है या लुंडबर्ग है, जो भी हो, लुंड है पता नहीं क्या है, जो भी हो, लंडबर्ग हम इसको पढ़ लेते हैं। लंडबर्ग ने शोध को परिभाषित करते हुए लिखा कि अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण, साधारीकरण एवं सत्यापन करते हुए पर्याप्त कर्म और विषयक व्यवस्थित पद्धति क्या कहलाती है, शोध कहलाती है। क्या कह रहे हैं अंकल, ये फिर से बता दूं, अंकल का नाम थोड़ा खतरनाक है, हमको लगा ये अश्लील हो रहा है, लेकिन इनका नाम ही ऐसा है, बुक में हमने ऐसा ही देखा था। ये कहते हैं, इनका नाम नहीं लेते हैं, गंदी बात हो रही है यहाँ पे। ये कहते हैं कि अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण, साधारीकरण एवं सत्यापन करते हुए पर्याप्त कर्म और विषयक और व्यवस्थित पद्धति को शोध कहते हैं। ये कहना ये चाहते हैं, बहुत उलझी हुई बात कह रहे हैं, जिस तरह से इनका नाम है उसी तरह से इन्होंने बात भी बड़ा उलझी हुई कही है। ये कहते हैं कि अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण, यानी कि जो कुछ हम जानते हैं उसका क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण मतलब व्यवस्थित करना, साधारणीकरण यानी कि उसको और सरल बनाकर, सत्यापन करते हुए पर्याप्त कर्म विषयक, यानी कि भाई बिना किए तो ये होगा नहीं, आप मेहनत करेंगे तभी तो कुछ होगा, आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कैसे आप नवाब बन जाएंगे। बात को समझिए, आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आप किस तरह से आप जो है यूजीसी नेट का पेपर फर्स्ट आप पार कर पाएंगे, तो आप कर्म करेंगे तभी तो कुछ निकाल पाएंगे। तो व्यवस्थित पद्धति ही क्या कहलाती है, आपकी शोध कहलाती है। चलिए अनुसंधान की कुछ और प्रमुख देख लेते हैं। अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तत्वों को खोजने तथा पुराने तत्वों की विषय वस्तु और उनकी क्रमबद्धता, अंतः संबंध, कार्य, कारण, व्याख्या और उनके नियत नैसर्गिक नियमों की पुष्टिकरण का कार्य किया जाता है। ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, पीछे मैं काफ़ी समझा चुका हूँ इसको, लेकिन फिर भी मुझे लगता है इसके बारे में 2 शब्द बोलना चाहिए। अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तत्वों को खोजने, यानी कि नए, इसमें क्या कर रहे हैं, नए तत्वों को खोजना, साथ ही पुराने तत्वों की विषय वस्तु, जो भी हम पुराना जानते हैं उस विषय वस्तु की, उनकी क्रमबद्धता और अंतः संबंध, कार्य, कारण, व्याख्या और उनके चिन्हित नैसर्गिक नियमों की पुष्टिकरण का कार्य किया जाता है। मान लीजिए जो हम जानते हैं, ठीक है,
जो हम नया सीख रहे हैं और उसके साथ जो पुराना है उन तत्वों को क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, आपस में अंतर संबंध यानी एक दूसरे का संबंध, कार्य कारण और उस संबंधों की व्याख्या करते हुए और उनके जो नियम है उनकी पुष्टिकरण का कार्य ही क्या कहलाता है, अनुसंधान कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं कुछ अंकल जो है उनकी भी परिभाषाएं देख लेते हैं। पीवी यंग, पीवी यंग क्या कहते हैं, किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन के लिए की जाने वाली क्रमबद्ध खोज को ही हम अनुसंधान कहते हैं। किसके द्वारा, पीवी यंग। किसी क्षेत्र में ज्ञान अथवा सत्यापन के लिए की जाने वाली क्रमबद्ध खोज को ही अनुसंधान कहते हैं। अब उस क्षेत्र कोई भी हो सकता है, मान लीजिए आपका मेडिकल लाइन है, मेडिकल सेक्टर है, मान लीजिए कोरोना वैक्सीन बनानी थी, तो उस क्षेत्र में क्या क्रमबद्ध खोज को ही अनुसंधान कहते हैं। मान लीजिए कोरोना की वैक्सीन बनानी थी तो हम उसमें क्या करना है, क्रमबद्ध खोज। या फिर मान लीजिए हम टेक्नोलॉजी में चले जाते हैं, मोबाइल है, इसमें हमें और कुछ लेटेस्ट करना है और इसको विकसित करना है। हो सकता है कि हमें आने वाले समय में जो है पीछे भी डिस्प्ले मिल ही गई है लेकिन वो महंगी है। इस तरह से मान लीजिए हमें जो है इसमें बिल्कुल जो है अंदर के पुर्जे भी ना दिखें बल्कि आर पार दिखा, इस तरह से वैसे संभव नहीं है क्योंकि हम उसको इनविजिबल नहीं कर सकते। अगर हमने इसको इनविजिबल कर लिया तो फिर हम भी इनविजिबल हो सकते हैं, अदृश्य हो सकते हैं। हो सकता है लेकिन आने वाले समय में कि इसको कर लिया जाए इनविजिबल। तो इस क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, हम क्रमबद्ध खोज कर रहे हैं तो उसको हम अनुसंधान कहेंगे। पीवी यंग की केस स्टडी में थोड़ा देखते हैं। पीवी यंग अ फेयरली study a person or group is called a life of case history. Case study a method of the exploring and analyzing the life of a social unit with that unit a person, a family, institution, culture, group or event an entire community। चलिए पीवी यंग अंकल के ये शब्द हैं। नेक्स्ट देखते हैं शोध की कुछ अन्य परिभाषाएं देख लेते हैं। पीवी यंग के द्वारा ही शोध एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज तथा पुराने तथ्यों की पुष्टि की जाती है तथा उन अनुक्रमों, पारस्परिक संबंधों तथा कारणात्मक व्याख्याओं का अध्ययन करती हैं जो कि उन्हें नियंत्रित करते हैं। इसको थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूँ। पूछा जाता है इससे, शोध एक ऐसी व्यवस्थित विधि है या कार्य है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज तथा प्राचीन तथ्यों की पुष्टि की जाती है। यानी कि मान लीजिए हमने कोई नई चीज़ खोज ली है तो नए तथ्यों की हम क्या करेंगे, खोज कर दें, प्राचीन तथ्यों की पुष्टि करेंगे। जो हम पुराना जानते थे, जो कुछ भी हम पुराना जानते थे उसकी हम पुष्टि करेंगे कि हाँ कि भाई ये सही है कि गलत है, इसकी पुष्टि कर रहे हैं। तथा उन अनुक्रमों में पारस्परिक संबंध यानी कि एक दूसरे से प्रेम संबंध में, प्रेम नहीं जिस तरह का भी संबंध आप मानना चाहें, प्रेम पारस्परिक संबंधों और कारणात्मक यानी कारण बताते हुए व्याख्याओं का अध्ययन करती हैं, उन्हें नियंत्रित करते हैं, जो कि आप क्या कहलाता है, शोध कहलाता है। रिसर्च may be the defined a systematically study of discovering new facts or verifying old facts. Their sequences enter relationship and their causative एक्सप्लेनेशन। फिर से बता दूं इसको कि रिसर्च क्या है, डिफाइन अ सिस्टमेटिकली स्टडी ऑफ द डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स या कहें वेरीफाइंग ओल्ड फैक्ट्स। यानी कि इनका ये कहना है कि रिसर्च क्या है, कि इनका कहना है कि जिसके द्वारा नए तथ्यों की क्या कर रहे हैं, हम खोज कर रहे हैं, या फिर पुराने तथ्य जो दिए गए हैं उनकी पुष्टि नहीं हुई है, उनके बारे में हम नए तथ्य निकालकर उसकी पुष्टि करते हैं। ठीक है, और उनको क्या करते हैं, एक क्रम में लगाते हैं या कि सीक्वेंस में लगाते हैं और उन दोनों के क्या करते हैं, आपस में रिलेशन या कहें अंतर संबंध या पारस्परिक संबंधों के बारे में लिखते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। चलिए एडवर्ड अंकल के बारे में बात करते हैं। शोध किसी प्रश्न अथवा समस्या अथवा प्रस्तावित उत्तरों की जांच के लिए उत्तर खोजना के लिए किया जाता है। रिसर्च इज done to seek an answer to a question or to problem or to a test answers which have been suggested। दो शब्द में बता दूं कि शोध किसी प्रश्न या कहें समस्या या कहें प्रस्तावित उत्तरों की जांच के लिए, मान लीजिए कोई प्रश्न है हमारा, हम पूछ रहे हैं
कि इसको गायब कैसे किया जा सकता है। चलिए, ये तो प्रश्न हो गया हमारा। ये हीट होता है, एक समस्या है। ये हीट ना हो तो इसमें क्या किया जा सकता है, ठीक है। या फिर मुझसे ही कोई प्रश्न करता है, उसको छोड़िए, या फिर किसी ने मुझे एक उत्तर दिया कि इसको गायब किया जा सकता है, ये कर लीजिए। तो उन्होंने क्या किया, एक खोज की है और उसका जो है हमें उत्तर की जांच करनी है कि सही में इस तरह से ये बता रहे हैं कि इसमें ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके बाद ये गायब हो जाएगा। तो क्या इस तरह से ये संभव है? तो उसके उत्तरों की क्या कर रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं। तो इस तरह की इस खोजने के लिए, यानी कि उत्तर की खोज करने के लिए जो भी करते हैं उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम शोध कहते हैं। फिर से बता दूं, एडवर्ड कहते हैं किसी प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए या किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए या फिर किसी उत्तर की, जो भी हमें उत्तर दिया गया उसकी जांच करने के लिए, उत्तर खोजने के लिए जो कुछ भी कार्य करते हैं उसको शोध कहते हैं। चलिए, रिसर्च इज डन टू, ये मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। According to the PV Young, case study is the method of the exploring and analyzing the life of the social unit, we, that unit, a person of the family, the institution, cultural group or even an entire community. FL Whitney क्या कहते हैं, case study is a complete analysis and report of the status of the individual subject with respect as a rule to the specific phases of his total personality। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गुड एंड हार्ट से, ठीक है। केस इज अ वे ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सोशल डेटा सो एज टू द प्रिजर्व द यूनिटरी कैरेक्टर ऑफ सोशल ऑब्जेक्ट बीइंग स्टडीज। चलिए, इतनी जानकारी का भी है। जेम्स ट्रेवर के द्वारा एक परिभाषा दी गई थी, उसको भी थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर रिसर्च एप्टीट्यूड, नए आंकड़ों का संयोजन, ज्ञात आंकड़ों के नए सिरे से व्याख्या के साथ उसमें परिवर्तन करना, आंकड़ों का सिद्धांतों में परिवर्तन करना। तो जेम्स ट्रेवर कहते हैं शोध के दौरान 3 अवस्थाएं हों तभी उसे हम शोध कहेंगे। भैया कौन कौन सी 3 अवस्थाएं? नए आंकड़ों का संयोजन, यानी कि हम कुछ बना रहे हैं, मान लीजिए हम हलवाई बना रहे हैं, तो हम अगर मान लीजिए कि हम हलवा बनाने जा रहे हैं, अब हलवा बनाया जैसे सब दुनिया बनाती थी वैसा ही अगर हलवा बना रहे हो तो आपने शोध नहीं किया। अब मैं क्या करता हूँ, दुनिया में जैसे हलवा बनता है मैं उस लेवल का नहीं बनाता हूँ, मैं अलग ही शोध करता हूँ। जैसे कि ये मान लीजिए ये बेसन का हलवा है, इसमें मैंने क्या डाला है, इसमें मैंने जितना, मतलब अब बेसन का हलवा के बारे में नहीं बताते हैं, कुछ और देखते हैं, फिर भी बता देते हैं। मान लीजिए बेसन का हलवा है, लोग बनाते हैं कि मान लीजिए घी गरम किया, बेसन डाला, करके गाड़ी चलाई, मतलब उसको भुना और पानी डाल दिया। मैं किस तरह से बनाता हूँ, जेम्स ट्रेवर के अनुसार बनाता हूँ। किस तरह से? नए आंकड़ों का संयोजन। किस तरह से? हमारे जो है रेसिपी क्या है, बेसन को करने से पहले मैं क्या करता हूँ, किशमिश, काजू, बादाम, छुआरे, गरी, मखाना और उसमें थोड़ा सा गोंद, ये मैंने अलग रख लिया। काजू को क्या कर लिया, मैंने काट लिया तो बड़े बड़े टुकड़ों में, काजू और बादाम को, छुआरों को काट लिया। ये क्या कर रहा हूँ, नए आंकड़े उसमें कर रहा हूँ, संयोजन कर रहा हूँ। मखाने को थोड़ा सा तोड़ लिया, किशमिश को वैसा का वैसा ही, और छुआरे को मैंने तोड़ दिया। गरी को जो है बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने काट लिया, जिस तरह के ये बड़े बड़े टुकड़े दिख रहे हैं गरी के। हाँ, ये मैंने अपने घर में इस तरह नहीं कोई बनाता है, बड़े बड़े टुकड़े कर लिया। अब उसमें पानी नहीं, बेसन किया, मेवाती उसमें डाल दिया, जैसे गर्म हुआ अब डालने की बारी, पानी नहीं डाला मैंने, क्यों नहीं डाल दी, अब उसमें पानी नहीं डालेंगे। पानी लिया, पानी डालने के बाद तो छींटा लगाया पानी के, एकदम जल्दी जल्दी कर दिया, मतलब हलवा की तरह नहीं। भाई खोया से ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मेरा स्वयं का बनाया हुआ रेसिपी है, मुझे कहीं सीखने को नहीं मिला। तो यही अंकल कह रहे हैं, क्या कहते हैं, शोध के दौरान 3 आवश्यकताएं हो तभी उसे शोध कहते हैं। मैंने ये शोध कर लिया भाई, बहुत पावरफुल चीज़ होती है। खाओ 2-3 चम्मच आराम से, आनंद आ जाता है। समझ पा रहे? चलिए अंकल की बात करते हैं, पेट पूजा बाद में करेंगे। नए आंकड़ों का संयोजन, ज्ञात आंकड़ों की नए सिरे से व्याख्या के साथ उसमें परिवर्तन करना, आंकड़ों का सिद्धांतों में परिवर्तन। मतलब हलवा जो बनाया जाता है उसका साधारण सा एक रूप देखिए। नए आंकड़ों का संयोजन कैसे हुआ है? मैंने कहा
हलवा बनाया, गैस जलाई, जैसे साधारण बनता है उसमें भी गैस जलाते हैं, कढ़ाई रखी जैसे साधारण बनता है वैसे गैस जला दी, कढ़ाई वैसे रखी जाती है, घी डाला जैसे साधारण बनता है वैसे घी डाला। अब इसमें नए आंकड़ों का संयोजन कर दिया, हमने जोड़ दिया कि भैया इसमें बेसन डालो। उससे पहले क्या करना है, हम थोड़ा सा मेवाएं इसमें ऐड करेंगे, मेवाएं भी ऐसी जो इसमें अच्छी भी ना लगे लेकिन मुझे डालना चाहिए। मेवाएं मैंने इधर करना शुरू किया, नए आंकड़ों का संयोजन किया। अब जो ज्ञात आंकड़े हैं जो हमें पहले से मालूम है कि किस तरह से ये भुना जाएगा, किस तरह से डाला जाएगा, तो ज्ञात आंकड़ों की नए सिरे के व्याख्या के साथ उसमें परिवर्तन, मतलब वो डाला तो जाएगा, मतलब उसमें उसे भुना जाएगा। बात को समझिए, दूसरा स्टेप देखिए, उसे भुना जाएगा, हल्का सा लाल लाल होने लगे, गुरा गुरा होने लगे, उसके बाद उसमें पानी डाला जाएगा, चीनी डाली जाएगी। लेकिन वही चीज मैं कर रहा हूँ, उसमें क्या कर रहा हूँ, नए आंकड़ों को डाल रहा हूँ, उसकी व्याख्या भी करता जा रहा हूँ कि मैंने इसमें, आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें गरी डाली, छुआरा डाला, ठीक है, किशमिश डाली, बादाम भी दिखा दूं क्या आपको, ये बादाम है, ये डाल दी। ज्ञात आंकड़ों की नई सिरे से व्याख्या के साथ में परिवर्तन किया, उसी को ही, ठीक है, परिवर्तन कर दिया, दूसरा स्टेप पूरा कर दिया, ठीक है। तीसरा स्टेप, जो आंकड़े हैं जो हमें जानकारी थी, जो कुछ भी था, उन आंकड़ों के सिद्धांत में पूरा परिवर्तन हो गया, समझे। ये हलवा जो है अलग ही लेवल का बना है, मतलब समझ पा ना, जो जानकारी थी उसमें नए आंकड़ों का संयोजन कर दिया, ठीक है। तो जो आंकड़े जानते हैं उसकी नए सिरे से व्याख्या की, उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, आंकड़ों को सिद्धांत में परिवर्तन कर दिया, आंकड़ों का सिद्धांतों में परिवर्तन कर दिया। अब हमने एक सिद्धांत बना दिया कि हलवा किसका, अनुराग मिश्रा स्टाइल। बात को समझिए, अब ये खाऊंगा नहीं, आप ये सोचेंगे बहाने वाले से खाने के चक्कर में बार बार हलवे की बात कर रहे हैं। हलवा अनुराग मिश्रा स्टाइल, ये क्या बन गया, एक नया सिद्धांत बन गया। चीजें वही थी, थोड़े से आंकड़े जो उनका हमने व्याख्या भी की, क्लियर हुआ, नए सिरे से बताया कि ये करना है वो करना है। दुनिया में मटर पनीर ही एक सब्जी होती है, यूट्यूब पर सर्च करिए मटर पनीर की रेसिपी, अलग अलग चीजें लिखी होंगी, आंकड़े वही चीज वही होगी। उसमें क्या लिखा होगा, ऐसी कढ़ाई वाली, होटल वाली, यहाँ की मोहल्ले वाली, नाली वाली, गली वाली, यहाँ की वहां की, यहाँ की, बहनचोद मटर पनीर ससुरी हर जगह एक ही है। इसमें क्या स्पेशल है, आपको मतलब 2 करोड़ वीडियो मिल जाएंगे। तो ये सब क्या है, ये सब हमारे जेम्स ट्रेवर के अंकल के द्वारा कही गई बात जो है ये सिद्ध करते हैं। मतलब शोध के दौरान 3 अवस्थाएं उसमें आ जाती हैं, नए हम उसको हम शोध कह देते हैं। जो वीडियो बना रहा है मटर पनीर का वो उसमें शोध करता है। कुछ लोग कॉपी कर लेते हैं, उनको तो थप्पड़ मार के गली में बाहर फेंको, उसकी बात नहीं कर रहे। जो नए आंकड़ों का संयोजन करते हैं एक बात बताना, क्या यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट का किसी ने पढ़ाया होगा? मैं भी तो वही चीज कर रहा हूँ, मैं भी यही कर रहा हूँ जो जेम्स ट्रेवर कह रहे हैं। पहले टाइप करवाया, उसमें कुछ नए आंकड़े डाल दिए, जो आंकड़े हैं उनकी नए सिरे से व्याख्या के साथ उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया, आंकड़ों का सिद्धांतों में परिवर्तन कर दिया। ये जो वीडियो बना वो किस नाम से बना, अनुराग मिश्रा के नाम से। अनुराग मिश्रा यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो आइए देखते हैं, जेम्स ट्रेवर के द्वारा नए आंकड़ों का संयोजन, ज्ञात आंकड़ों के नए सिरे से व्याख्या में उसमें परिवर्तन, आंकड़ों का सिद्धांतों में परिवर्तन, किसके द्वारा, जेम्स। मुझे उम्मीद है आप जीवन भर कभी भूलेंगे नहीं। मैं इस तरह से कर देता हूँ कि आपका जो है समय थोड़ा 2-4 मिनट ज़्यादा ले लेता हूँ, लेकिन आप कभी भूलेंगे नहीं। इस तरह से मैं करता हूँ, क्योंकि मैं फिर से बताता हूँ, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ जो मैं इतना समय आपको देता हूँ, कि मेरे और भी काम है। चलिए, शोध अभिवृत्ति या रिसर्च एप्टीट्यूड। क्लिफोर्ड वुडी जो अंकल हैं वो कहते हैं कि रिसर्च कंप्राइज डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम, फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस और सजेस्टेड सॉल्यूशन, कलेक्टिंग
organism and evaluating data, making deduction and reaching conclusions, and last carefully testing conclusion to determine whether they fit the formulating hypothesis. अंकल कह रहे हैं कि मान लीजिए रिसर्च ऑफ द कंप्राइज डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम, मान लीजिए कोई समस्या है, उसकी समस्या का समाधान, या फिर मान लीजिए कोई पहले से चीज़ मौजूद है, हम उसमें और सुधार करना चाहते हैं, तो उसको क्या करेंगे, एक हमने जो है परिकल्पना बनाई या थ्योरी हमने एक लिखी, उसमें कुछ सॉल्यूशन थे, कुछ कलेक्शन किए हमने, कुछ जो है उसमें डाटा जो है इकट्ठा किया, उसके बाद हमने डाटा इकट्ठा करने के बाद एक कंक्लूजन यानी कि एक जो है लास्ट जो है हम लोग पहुंचे निष्कर्ष पे कि भाई साहब ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो लास्ट में केयरफुली टेस्टिंग कंक्लूजन टू डिटरमाइन। अब हमने जब उसकी टेस्टिंग की केयरफुली, मान लीजिए हमारे पास कुछ साधन रखा होता है, हमें बॉम्ब बनाना है, जो आपका कश्मीर है वहाँ पे जो है लोगों को बॉम्ब बनाया जाता है, ह्यूमन बॉम्ब, अल्लाह के बंदे के नाम से वो योजना चलती है कि अल्लाह के पास जाइए 72 नूरें मिलती हैं। तो वहाँ पर जो है शोध करने की बात थी, एक जो है वहाँ से जो है नेताजी आए, बोले भैया जी हाँ बताइए, अरे यार जो है आप जो है थोड़ा सा जो डायनामाइट मतलब थोड़ा सा जो बॉम्ब का जो मटेरियल है थोड़ा सा इस तरह से बनवाओ कि पिछली बार जब धमाका हुआ तो जहाँ पर 72 नूरें मिलती है ना जन्नत से, हम लोग जो है 3-4 किलोमीटर दूर पहुंच जाते हैं। बात को समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर ये है कि वो ये कहते हैं कि जब आप ह्यूमन बम बनते हैं यानी कि मानव बम जब बनते हैं और फट जाते हैं कहीं जाके अपने चीथड़े उड़वा लेते हैं, तो आप कहाँ पहुंचेंगे, जन्नत में पहुंचेंगे जहाँ पर 72 नूर मिलेंगी। तो वो ये जो जानकारी है वो जो चाहते हैं, अब उन्होंने क्या किया, शोध करना शुरू किया। अब उन्होंने कहा कि कितना डायनामाइट या कितना बॉम्ब का मटेरियल होना चाहिए ताकि जो है सीधे जन्नत के गेट पर ही गिरे, ताकि 72 हूर जो है एकदम नेताजी का स्वागत करते हुए मिले। मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे ही हम अंदर कमरे में, मतलब कमरे में तो नहीं, जैसे ही हम जन्नत में पहुंचे तो वहाँ के गेट जब खुले तो 72 हूरें जो है एकदम हाय 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 हाय, तो वो कर रही हूँ। तो वही चीज़ मैं यहाँ बता रहा हूँ, उनका ये कहना है कि जो चीज़ हम जानते हैं उसको क्या करेंगे, रिसर्च उसकी परिभाषा करेंगे, दोबारा से परिभाषित करेंगे, उसकी परेशानी देखेंगे और उसके बाद एक परिकल्पना या कि थ्योरी बना लेंगे। उसको क्या करेंगे, फिर हम बहुत सावधानी से उसका क्या करेंगे, हम टेस्टिंग करेंगे और एक निष्कर्ष पर निकलेंगे कि भाई ये चीज़ जो है सही है, और जो है हमने परिकल्पना या कहें जो चीज़ हमने चाहते थे उस पर ये फिट बैठ रही है, यानी कि ये निकल कर आई है। दूसरा देखते हैं, डी स्लेसिंगर एंड एम स्टीफंस, ठीक है। ये अंकल कहते हैं कि इन द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द सोशल साइंस डिफाइन द रिसर्च एज द मैनिपुलेटिंग ऑफ द थिंग कॉन्सेप्ट्स और सिंबल्स फॉर द पर्पज ऑफ द जनरलाइजिंग टू द एक्सटेंट करेक्ट ऑफ वेरीफाई नॉलेज वेदर दैट द नॉलेज एड इन कंट्रीब्यूशन ऑफ थ्योरी ऑफ दिस प्रैक्टिस इन द प्रैक्टिस ऑफ एन आर्ट। जनरल क्लासिफिकेशन जो है शोध के जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है, फंडामेंटल, अप्लाइड एंड एक्शन, ठीक है। क्लासिफिकेशन जो है कंपैरेटिव क्लासिफिकेशन की अगर बात की जाए तो डिस्क्रिप्टिव वर्सेस एनालिटिकल, अप्लाइड वर्सेस फंडामेंटल, क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वांटिटेटिव वर्सेस जो है क्वांटिटेटिव, कॉन्सेप्चुअल एंड एम किधर गया, हाँ एम्पिरिकल, ठीक है। तो इस तरह से जो है आपका है, एक एक करके सबको समझेंगे भी। शोध अभिवृत्ति देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं इससे जुड़ा हुआ। राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन ने अनुसंधान के कितने वर्गीकरण किए हैं, प्रश्न आपका बनता है कि राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन ने अनुसंधान के कितने वर्गीकरण किए हैं। तो भैया इसको 3 भागों में बांटा, किसको, अनुसंधान को 3 भागों में बांटा, किसने, राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन ने। कौन कौन से, मूलभूत अनुसंधान, व्यवहारिक अनुसंधान एंड प्रयोगात्मक अनुसंधान। शोध में अत्यधिक वृद्धि किस शताब्दी में हुई थी, तो पूछा जाता है तो वह कहेंगे आपका 19वीं शताब्दी में सबसे ज़्यादा आपका शोध जो है हुआ था। शोध प्रक्रिया के चरण देखते हैं, शोध प्रक्रिया के चरण, अनुसंधान समस्या का निर्माण, संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण, परिकल्पना या फिर प्राकल्पना हाइपोथेसिस,
ठीक है। शोध की रूपरेखा, शोध प्रारूप, रिसर्च डिजाइन तैयार करना, आंकड़ों का संकलन, तथ्यों का संग्रह, आंकड़े या तथ्यों का विश्लेषण, प्राक कल्पना की जांच, सामान्यीकरण एवं व्याख्या, शोध प्रतिवेदन तैयार करना। चलिए थोड़ी सी प्रक्रिया देखते हैं, शोध प्रक्रिया किस तरह शुरू होती है। अनुसंधान समस्या का निर्माण। मान लीजिए अपनी बाइक चला रहे हैं, एकदम जा रहे बहुत तेजी से, जाते जाते क्या हुआ, सतरी बंद हो गई। कोई बात नहीं, समस्या का निर्माण हुआ, तभी तो अनुसंधान करेंगे। नहीं तो हम खामी खाम में कुछ लोग देखे होंगे ना ऐसे करके, मैंने खामी खाम में बैठे हुए खाली उंगली नाक में करके ऐसे करके करे जा रहे, पता नहीं कौन सा खजाना निकाल रहे हैं, खजाने की या चट्टानी खुदाई कर रहे हैं। इसको अनुसंधान नहीं कहेंगे। कोई समस्या भी तो होनी चाहिए। खामी खाम में टाइम नहीं कट रहा है, कान में खुजली कर रहे हैं, खामी खाम में क्लास में पढ़ रहे हैं, टाइम नहीं कट रहा है, तो पीछे बैठे सीट पर एक मैं बैठा हूँ, उसके आगे मैं बैठा हूँ, तो कुछ नहीं, पेंसिल से उसके पिछवाड़े में पेंसिल ही कर रहे हैं। अब उसको अच्छा लग गया तो वो आनंद ले रहा है, ऐसे करके अंगड़ाइयाँ ले रहा है, भाई और कर दो। ये सब नहीं, पहले समस्या का निर्माण होगा तभी तो अनुसंधान होगा। अनुसंधान काय का कर देंगे, सुबह आप खाना खाए रात में, और सुबह जो आप कहने आप जाके गोबर कराए खुले में, वो अनुसंधान थोड़ी ना हो गया, वो तो गोबर करना कहते हैं ना। चलिए सबसे पहले समस्या का एक निर्माण होगा। पहले समस्या हुई, उसके बाद संबंधित साहित्य का व्यापक सर्वेक्षण। चलिए समस्या हो गई, कोई बात नहीं, देखते हैं किस कारण से समस्या हुई। मतलब देखते हैं, गाड़ी फाड़ी तो एकदम नई थी यार, ये बंद होने का कारण नहीं समझ में आ रहा। सर्वेक्षण किया, सर्वे वगैरह कर लिया। अब परिकल्पना या प्राकल्पना का एक निर्माण किया कि इस तरह से जो है ये गाड़ी चलती थी और चलते चलते जो है एक चीज़ ऐसा हो गया कि अकस्मात जो है गाड़ी रुक गई। चलिए कोई बात नहीं, हमने परिकल्पना या फिर इसका निर्माण कर लिया, कुछ भी आप ले सकते हैं। शोध की रूपरेखा या शोध का प्रारूप, रिसर्च डिजाइन तैयार करना। चलिए कोई बात नहीं, अब जो है हम रिसर्च करेंगे, रिसर्च करने के बाद गाड़ी जो है हमें फिर से स्टार्ट करनी है, ये बंद क्यों हुई, अब ये जीवन में कभी नहीं होगी, तो उसका हम डिज़ाइन तैयार कर लिया कि इस तरह से हमने यही चीज़ लिखी कि इतनी ये है गाड़ी अंडर मिश्रा की, उसका डिज़ाइन तैयार शुरू कर दिया, इस तरह से लिखना, समझ रहा ना। आंकड़ों का संकलन कर रहे हैं और तथ्यों का संग्रह किया हमने, जो भी आंकड़े वगैरह जो भी था उसका हमने उसको इकट्ठा किया, ठीक है। आंकड़े और तथ्यों का विश्लेषण करेंगे, मतलब जो भी उन्होंने आंकड़े दी, जो भी जानकारी दी, अब विश्लेषण करेंगे। जो ये कह रहे हैं गाड़ी का इंजन कितना सीसी है, इतना सीसी है, बताया ससुरे तुमने तो 200 सीसी था, ये तो 100 सीसी का है। आंकड़ों का विश्लेषण, तथ्यों का विश्लेषण कर रहे हैं, तो सही लिखवाओ ना, अब यार मारेंगे लपड़ तो अब यार मर जाओगे यहीं, काहे झूठ बोल रहे हो। ठीक है कोई बात नहीं, 100 सीसी लिखिए। अब प्राक कल्पना की जाए तो उन्होंने जो एक कल्पना बनाई है, परिकल्पना थी, उसका हम क्या किए, जांच करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सामान्यीकरण एवं व्याख्या। सामान्यीकरण का मतलब उसके टर्म जो है बहुत खतरनाक है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इसमें ये लगेगा, इसमें वो लगेगा, मतलब वैज्ञानिक भाषा है, में तो ऐसी भाषा है जो सबके समझ में नहीं आ रही है। मैं कोई ऐसी भाषा बोलूं जो इस सब्जेक्ट से जुड़ी नहीं हो तो आप कहेंगे यार ये कौन सी भाषा बोल रहा है भैया। तो इसमें क्या है, सामान्यीकरण एवं व्याख्या। पहले सामान्यीकरण करेंगे, मतलब बिल्कुल साधारण शब्दों में लिख लेंगे, या फिर उसका एक मतलब इस तरह से करेंगे कि आम लोगों के भी समझ में आए। उसके बाद शोध पर प्रतिवेदन तैयार करना, उसके बाद शोध जो है शुरू करेंगे और उस पर एक प्रतिवेदन या कहें एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि भैया जी हमने ये शोध कर लिया है, अब आप बताइए कि हमको क्या करना होगा। चलिए 19वीं शताब्दी के इतिहासकार नेवर एंड रैंके के समय में शोध में अत्यधिक वृद्धि हुई, ठीक है। इन इतिहासकारों का संबंध किस देश से था, तो इन नेवर एंड रैंके जो थे आपके जर्मनी के थे, पूछा जाता है। शोध प्रक्रिया के प्रमुख 4 प्रमुख भाग हैं, कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो है प्रारंभिक कार्य, विवेचनात्मक कार्य, संश्लेषण कार्य और निष्कर्ष निकालने का कार्य। सबसे पहला जो है मैंने बताया था प्रारंभिक कार्य। शोध जब आप करने जाते हैं, शोध कार्य प्रणाली में प्रक्रिया का सबसे आसान है, कार्य प्रणाली पहली प्रक्रिया सबसे आसान है। प्रारंभिक कार्य के भी 3 चरण होते हैं, विषय का चयन करना, एक आउटलाइन का निर्माण करना और बिब्लियोग्राफी को तैयार करना। सबसे पहला यानी प्रारंभिक कार्य क्या है, शोध कार्य में पहली प्रक्रिया सबसे आसान। सबसे पहले क्या है, प्रारंभिक कार्य के 3 चरण है, क्योंकि आप जब शोध करने जाएंगे तो मान लीजिए कोई समस्या है तो उसका एक चयन करना। विषय क्या है कि फलाना फलाना की गाड़ी जो है, या फिर मान लीजिए कोई विशेष मतलब समस्या है, जैसे कि क्या समस्या, मान लीजिए
कोरोना वैक्सीन की वही बनानी है, तो हम क्या करेंगे, विषय का चयन हो गया ना कि हमको करना है कोरोना वैक्सीन की खोज, ठीक है, खोज करनी है, तो उस पर खोज करना है। एक आउटलाइन का निर्माण करेंगे कि ठीक है क्या है, एक आउटलाइन तैयार कर ली, लिख लिया ऐसे ऐसे इतने लोग जो हैं इससे ग्रसित है, ये देश से आया था, इसका जो है कार्य इस तरह का है, ये है वो फलाना का, ठीक है। उसके बाद जो है एक बिब्लियोग्राफी कर लेंगे। दूसरा देखते हैं विवेचनात्मक कार्य। दूसरे प्रकार का शोध तुलनात्मक रूप से थोड़ा कठिन होता है, ठीक है। ये इसमें क्या है, तुलनात्मक, दूसरे प्रकार का ये है तुलनात्मक रूप से थोड़ा सा कठिन होता है, इसमें आगे की प्रक्रिया बढ़ती है। संश्लेषण कार्य, शोध की तीसरी विधि सर्वाधिक कठिन है क्योंकि इसमें तत्वों की गहरी समझ होनी चाहिए। निष्कर्ष निकालने का कार्य चौथा आपका, मतलब जब सारे आप कार्य करेंगे तो आपको निष्कर्ष निकालना होगा कि भैया जो वैक्सीन है वो तैयार हो गई है, आप अपना जो है बुकिंग करा लीजिए, आपके जो है पिछवाड़े मतलब आपके जो है हाथ में लगाएंगे, लेकिन वैक्सीन जो है भरी होगी। शोध के प्रमुख स्रोत देखते हैं, समझते हैं शोध के स्रोत। स्रोत क्या होता है, यानी कि सोर्स देखते हैं। स्रोत या सोर्स के बगैर हम किसी भी शोध कार्य को संपन्न कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्रोत या सोर्स वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपना शोध कार्य पूरा करते हैं, वो भी सफलतापूर्वक। आप शोध करने जा रहे हैं, मान लीजिए मैं आपको पढ़ाना ही चाहता हूँ, तो मेरे लिए एक शोध से कम नहीं है। अब शोध के लिए सोर्स भी तो होना चाहिए, माध्यम भी तो होना चाहिए, साधन भी तो होना चाहिए। तो भैया क्या साधन होगा कि मेरे पास एक कैमरा होना चाहिए जिसमें आप हमारा जो है खूबसूरत चेहरा उसमें दिखे, हमारी आवाज़ जाए, खूबसूरत चेहरा नहीं मतलब हमारे जो हाव भाव हैं कि हम जो है किस तरह से दिखते हैं, वो वाली बात नहीं, जाके जो है डायरेक्ट मतलब आई कांटेक्ट होता है ना, तो अच्छा लगता है, क्लियर हुआ ना। इसलिए हम इतना खूबसूरत नहीं है, ऐसा मत सोचना कि हम बहुत सुंदर समझते हैं अपने आप को, लेकिन लगता तो है, थोड़े बहुत तो है, काम चल सकता है। चलिए क्या कहाँ पे थे, हाँ, तो मैंने क्या बताया, ठीक है, एक कैमरा होना चाहिए, एक माइक भी होना चाहिए, लाइटिया भी होना चाहिए, जब लाइट चली जाएगी। हमारे पास एक लैपटॉप भी होना चाहिए जिस पे हम करेंगे। लैपटॉप के बाद हमारे पास एक कीबोर्ड होना चाहिए, माउस होना चाहिए, ये सारी चीज़ होनी चाहिए ना। और क्लियर हुआ, तभी तो हम अपनी सफलता प्राप्त कर सकते हैं, समझ गए ना। चलिए फिर से बता दूँ, स्रोत के बगैर हम किसी भी शोध कार्य को संपन्न नहीं कर सकते, क्योंकि स्रोत वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपना काम या शोध कार्य पूरा करते हैं सफलतापूर्वक। कुछ ऐसे स्रोत होते हैं जिन्हें हम प्राथमिक स्रोत कहते हैं। प्राथमिक स्रोत को आधारभूत स्रोत के नाम से भी जाना जाता है। एक शोधकर्ता वैज्ञानिक के पास उपलब्ध प्रमुख स्रोत देखते हैं, कौन कौन से जो उसके स्रोत जो है होने चाहिए। सबसे पहले क्या करें, वो एक विषय चुने, तो उसको जानकारी होनी चाहिए। स्रोत नहीं है तो भैया कैसे जीवन जिंदा रहेगा। मतलब हम मान लीजिए भूख लगी है, मम्मी ने पूछा क्या खाना खाओगे, मैं जैसे मान लीजिए मम्मी तो खाना हमारी पसंद का नहीं बनाएंगी, लपड़ मार के भगा देंगी। मान लीजिए हमारी बीवी है तो वो हमसे पूछने आएगी क्या खाएंगे, तो हम विषय चुनेंगे कि आज हम लोग को मटर पनीरा खाना है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो बना देंगे, ठीक है। उसके बाद विषय चुन लिया, सामान्य अवलोकन, ठीक है, बीवी ने कहा ऐसा है मटर पनीर खाना चाहते हैं, मटर तो नहीं है, पनीर तो ले आना, वो नहीं है, आलू नहीं, प्याज रखा हुआ है, लहसुन रखा हुआ है, और लहसुन के साथ कुछ और लगता है, मसाले सारे रखे हुए हैं, सामान्य अवलोकन कर लिया। अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ बाहर, एक अवलोकन हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। शोध प्रश्न से संकीर्ण टंकण एवं राशि की जानकारी, उपकरण चुनेंगे, परिणाम की जांच करेंगे, सूत्रों का मूल्यांकन करेंगे, आवश्यकता में दोहराएंगे। तो ये कुछ आपके क्या हो गए, प्रमुख स्रोत हो गए। चलिए प्राइमरी रिसर्च सोर्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, शोध की विशेषता। शोध क्या है, विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले शोध जो है भेदभाव रहित होना चाहिए। मान लीजिए वैक्सीन ही बनी, तो ये नहीं तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, तू पहन के इंसान ही बनेगा। चलिए देखते हैं किस तरह से। मान लीजिए शोध कर रहे हैं, और शोध करने के बाद हमने जब वैक्सीन बना ली तो हमने कहा कि जो 5 वक्त की नमाज पढ़ता होगा उसको ही वैक्सीन लगवाने का अधिकार है, जो मंदिर जाता होगा उसको ही वैक्सीन लगवाने का अधिकार है। ऐसा नहीं, बिना किसी भेदभाव के। चलिए मान लीजिए सबको मिलती है। जैसे हमारे जो है बाबा हुआ करते, जिनका नाम जो है, बाबा का नाम जो था निर्मल बाबा हुआ करते थे,
निर्मल बाबा पूछते थे, बाबा के पहले पहले प्रैक्टिस करनी पड़ती थी रोने की। एकदम जैसे प्रवेश करेंगे बाबा जी एक सिंहासन पे बड़े बॉस की, जैसे शिवाजी द बॉस मूवी देखिए, उस पर सिंहासन पे बैठे होंगे, अंदर प्रवेश करेंगे तो प्रवेश करने से पहले आपको रोना पड़ेगा ऐसे एकदम एकदम बाबा के लिए एकदम रोना, समझिए प्रैक्टिस करवाते हैं। अगर आप सही नहीं रहे इस पर बात करो ससुरा, देखो दुखी नहीं लग रहा है आपको, जैसे बाबा के दिखे वैसे रोना पड़ेगा, बाबा बहुत परेशान है बाबा, जैसे निर्मल बाबा ने कहा। बाबा ने पूछा क्या नाम है? भैया अनुराग। कहाँ रहते हो? भाई साहब पाकिस्तान में। ओके। मुर्गा खाते हो? नहीं सर जी मुर्गा नहीं खाते हैं। बकरा खाते हो? अरे सर जी बकरा तो हम दौड़ के रास्ते में कहीं पर भी खा लेते हैं। ठीक है। मुर्गा खाना शुरू करिए, आपकी कृपा जो है वहीं से रुकी हुई है। भैया हमने पूछा काहे भैया ऐसा काहे बोल रहे हैं कि आप जो है भेदभाव रख रहे हैं? क्यों? जितना आपको बकरा खाना है उतना ही मुर्गा खाना है। ये कौन सी बात हुई भाई? समझिए बात को। यहाँ मैं बता रहा हूँ शोध जो है भेदभाव रहना चाहिए। यहाँ निर्मल बाबा हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जो आपका जो शोध है वो भेदभाव रहते हैं, यानी कि आप बकरा तो खा रहे हैं, बकरा के साथ शोध कर रहे हैं, मुर्गा को भी खाइए, शायद वो अच्छा लग जाए उसको भी आप खाना शुरू कर देंगे। क्लियर हुआ ना? तो ऐसे ही ना तो आप, क्योंकि ये नहीं कि जो शोध हो रहा है वो किसी विशेष वर्ग को या फिर किसी विशेष समुदाय को ही लाभ पहुंचाने के लिए हो, यानी कि शोध हो, मान लीजिए इस फोन का जो है अगर मतलब आविष्कार हुआ है या फिर अनुसंधान हुआ है या फिर शोध हुआ है तो ये सबको मिलता है, ना हिंदू न मुसलमान न सिख न ईसाई, दुनिया का कोई भी व्यक्ति जो है इसको चला सकता है। मतलब मेरा नहीं चला सकता, अपना खुद खरीद के चला सकता है। अभी मत करना इसमें भेदभाव हो रहा है, हमने पैसे डाले हैं भाई, इतना तो हमारा हक बनता है ना। चलिए कोई बात नहीं, दूसरा देखते हैं। पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। पूर्वाग्रह क्या होता है? जैसे कि वैसे देखा जाए काफी हद तक ये सही है, इसका एग्जाम्पल नहीं देते हैं। मैं छोटा था तो घर से पैसे चुरा लेता था, चीनी खा लेता था, कितनी ऊंची भी रखता तो भी छोटे पे थे, फर्स्ट सेकंड की बात है, मुझे याद है चीनी खा लेता था मैं, काफ़ी ऊंचे पे छुपा के रखनी पड़ती थी मुझे। तो अब बड़ा हो गया, अब पूर्वाग्रह से अगर मुक्त ना हूं तो मेरी मम्मी कहेंगी अरे चीनी छुपा के रखो, ये चीनी खा लेता है। हम कह रहे हैं भैया छोटे थे इसलिए खा लेते थे, कि नहीं तुम तो छोटे पे खाया करते थे, पहले खाया करते कि नहीं? पूर्व की ग्रह की बात हो रही, पूर्व की बात हो रही है। पहले तो खाया करते थे चीनी, पैसे भी चुराते थे, छुपा के रखो इसे। तो पूर्वाग्रहों से मुक्त होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई मुसलमान है, आपको पता ही है वो जब भारत देश आज़ाद हुआ था तो उसने जम दम के भारत देश का विरोध किया था, अंग्रेजों का पूरा सपोर्ट किया था जब तक जान थी उसमें। और जब भारत देश के जब 2 टुकड़े हुए थे तब पता ही है कि कत्लेआम किया हिंदुओं का, ये सारी चीज़ें। तो हम उसके हिसाब से देखें, हम ये उम्मीद करते हैं कि मुसलमान जो है सुधर चुका है, अब वो है पुराना वाला मुसलमान नहीं है, अब उसके अंदर देशभक्ति जो है कूट कूट के भरी है। तो कुछ लोग जो है मुसलमानों की जो तुलना जो है पुराने के हिसाब से करते हैं कि भैया पुराना मुसलमान जो था गद्दार था, उसने जो अंग्रेजों का सपोर्ट किया था, जिन्ना ने अलग देश ले लिया था और आज भी वो अलग देश मांगता है। इस तरह से क्या है, ये पूर्वाग्रह हो गया। तो कोई शोध हो रहा है तो पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, ये नहीं कि भाई साहब ये जो है पुरानी चीज़ें इसमें नहीं आनी चाहिए। यानी कि मान लीजिए ये नया, मान लीजिए इसका शोध हुआ, ये नया फ़ोन जब आए, इसका अपडेट वर्जन है तो वो गर्म ना हो तो ज़्यादा अच्छी बात है, हीट बहुत होता है ये, तो हीट ना हो तो ज़्यादा अच्छी बात है। यानी कि पूर्वाग्रह से ये मुक्त होना चाहिए, किसी भी प्रकार की गलती ना हो। अब भैया हमने शोध किया, मान लीजिए फ़ोन ही है बन के तैयार हुआ, अब हम ये उम्मीद करते हैं कि नया जो फ़ोन है वो किसी भी तरह की उसकी गलती ना हो, एकदम परफेक्ट चले। चलिए शोध की विशेषताएं देख लेते हैं। शोध में जो है वैधता होनी चाहिए, वैधता जिसकी वैलिडिटी, शोध में सदैव वैधता होनी चाहिए। वैधता का मतलब समझना है ना कि 10 दिन की वैधता, 5 दिन की वैधता आपको मिलती है, 28 दिन की वैधता। इसी तरह से वैलिडिटी उसकी होनी चाहिए, कैसी? हमेशा वाली, हमेशा सदैव वैधता होनी चाहिए। पता चले हम कोई शोध कर रहे हैं, बाद में पता चले कि भैया इसका प्रभाव कितने दिन रहेगा, भैया 4 दिन, नहीं, वो अगर है तो एकदम दमादम और दम दमादम बचता रहे। नेक्स्ट देखते हैं विश्वसनीयता।
ठीक है। शोध में हमेशा विश्वसनीयता बनी रहनी चाहिए ताकि शोध को मान्यता मिल सके, साथ ही बिना किसी हिचक के अपनाया जा सके। भैया विश्वसनीयता मतलब विश्वास उस पर हो। मान लीजिए हम जैसे एक ज़माना हुआ करता था, जैसे पोलियो का ड्रॉप था, तो कुछ मुस्लिम ये कहा करते थे इससे नपुंसक बनाने वाली दवा है। तो ये तो हम नहीं कुछ कर सकते, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हमारा मान लीजिए कि कोरोना वैक्सीन ही बनी, तो शोध में हमेशा क्या है, विश्वसनीयता बनी है ताकि जब शोध को मान्यता मिल सके। क्योंकि अब मान लीजिए हम शोध क्या कर रहे हैं, वैक्सीन, कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं, हमने टेस्टिंग शुरू की, अब भैया भरोसा है नहीं, अरे यार विश्वास करें न करें, अरे यार ऐसा तो नहीं इससे मर जाएंगे, ऐसा तो नहीं इसमें। तो यहाँ पर क्या है, शोध में विश्वसनीयता बनी रहे ताकि मान्यता मिल सके, वो भी बिना हिचक के उसको अपनाया भी जा सके। अब मान लीजिए शोध हमने कर भी लिया, अब भैया लोग डर रहे हैं, भैया भैया मर जाएंगे, भैया भैया नहीं हम ना लगवाओ, हम ना लगवाएं, तो इस तरह से चीज़ें हैं, ऐसा नहीं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यह तभी संभव होगा जब सूचनाओं के सर्वोत्तम स्रोत एवं प्रक्रियाओं का सहारा लिया जाए। और ये जब होता है जब क्या है, तो सूचनाओं का सर्वोत्तम स्रोत, जो सबसे अच्छा स्रोत है उसका और प्रक्रियाओं का सहारा लिया जाए। ठीक है। सटीकता, एक्यूरेसी, शोध में सटीकता होनी चाहिए, यदि सटीक नहीं है तो आपका शोध जो है वो कहाँ चला जाएगा, आप जानते हैं। जिस विषय वस्तु पर शोध किया गया है, शोध के दौरान जानकारी भी उसी विषय वस्तु से संबंधित होनी चाहिए। अब कोरोना वैक्सीन बना रहे हैं, तो हम जब कोरोना वैक्सीन है, चाइनीज वायरस है, आप समझ पा रहे हैं ना, तो आप उससे जुड़े हुए तथ्यों को क्या करेंगे, उन जानकारी को जुटाएंगे और उससे जुड़ी हुई ये क्या है, सटीकता हम तैयार करेंगे ताकि जो है एक परफेक्ट चीज़ बनकर तैयार हो। प्रयोग सिद्धि प्रवृत्ति, शोध दैनिक जीवन के अनुभव पर आधारित होना चाहिए ताकि जो है उसकी जो है सिद्धि जो है वो जल्दी हो सके। व्यवस्थित उपागम मतलब शोध दैनिक जीवन के अनुभव पर आधारित होना चाहिए। प्रयोग सिद्ध प्रवृत्ति, यानी कि अब वो भैया सिद्ध कहाँ करेंगे, मतलब हम शोध कर रहे हैं भैया कोरोना वैक्सीन, भैया परीक्षण कर लिया हमने जानवरों पे, अब जब बारी आती है लोगों पर तो वहाँ पर जो है फेल हो रहा, तो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो हम उसको अपना सकें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्यवस्थित उपागम, किसी भी शोध को संपन्न करने का एकमात्र उपागम, उसके बगैर शोध कार्य पूरा नहीं हो सकता। प्रत्येक शोधकर्ता को अपने कार्य में व्यवस्थित चरणों का पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। चलिए एक अच्छे शोध की विशेषताएं देखते हैं। एक अच्छे शोध की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, ठीक है। तो कहाँ पर है, हाँ, शोधकर्ता की विशेषताएं हैं, शोध की नहीं, असली शोध की तो मैंने बता ही दी। शोधकर्ता की, मान लीजिए कोई रिसर्चर है, उसकी एक अच्छी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो शोधकर्ता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना शोध कार्य सही स्थान पर सही समय पर पूरा करें। शोधकर्ता को उसकी विशेषता क्या है कि शोधकर्ता को क्या सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना शोध कार्य सही स्थान पर और सही समय पर पूरा करें। मान लीजिए कोरोना वैक्सीन की शोध कर रहे हैं, तो शोधकर्ता को इस बात का यकीन होना चाहिए कि हम जो शोध कर रहे हैं वो बिल्कुल सही स्थान पर हो रहा है और सही समय पर है, मतलब साल, 1.5 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल जितना है, बताइए कि आप इतने दिनों में कर पाएंगे। अब भैया कोरोना वैक्सीन का ही हम शोध करने में लगे, मतलब उसका रिसर्च कर रहे हैं कि भैया बन के तैयार होगी कब तक, 50 साल में। ये कौन सी बात हुई, ये तो वहाँ गलत है, बाप बेब को बाद में हटो, इससे नहीं कर पाएंगे, कोई बड़े आदमी निकाल के लाओ। समझ पा रहे ना। मान लीजिए हम शोध का मतलब सीधा सा सिद्धांत है कि सही स्थान और सही समय पर पूरा होना चाहिए। भैया सही समय और सही स्थान पर पूरा कैसे होगा, मान लीजिए हमको बात करते करते हमको प्यास लगाया, अब हमें पता चला कि सही स्थान और सही समय पर हम क्या कर रहे हैं, प्यास लगते ही हम क्या कर रहे हैं, पानी को पी पा रहे हैं। समझ रहे बात को। सबसे ज्यादा चीज समझे, देखिए बात को यहाँ पर क्या समझाना था, तो सही समय पर मैंने पानी पिया तो प्यास लगी, तो चलिए मान लीजिए समय तो ये गलत हो सकता है, थोड़ा बहुत लोग कहेंगे ससुरे तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते प्यास लगी, लेकिन उनका हम कुछ नहीं कर सकते, वो बेवकूफ लोग, उनकी बात नहीं करेंगे। वो लोग जो समझदार लोगों की प्यास लगी है, तो भाई पढ़ा रहा हूँ, फ्री का चंदन घिस मेरे नंदन आपको फ्री में दे रहा हूँ, तो मेरा हक बनता है कि मैं जब बोलता हूँ तो थोड़ा सा प्यास लगाया। अब सही स्थान भी होना चाहिए। अब मान लीजिए पानी पिया, हम कहाँ जा रहे हैं, यहाँ से क्या ये सही स्थान नहीं हो ना, चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। हुआ क्या, हम जो है प्यास लगी, मैं बहुत तेज प्यास लग रहा है, ठीक है। अब हम जाते कहाँ बाहर, 5, 10, 15, 20 मिनट लगा लेते, ये तो गलत बात नहीं, बात भी चल रही, प्यास लगी, पानी भी पी लिया, क्लियर हुआ। तो शोधकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि वह अपना शोध कार्य सही स्थान पर सही समय पर पूरा करें। शोधकर्ता में चीज़ों व परिस्थितियों को गहरा समझ व सोच होनी चाहिए। अब मान लीजिए शोध तो करने जा रहे हैं भैया, उसको ना तो उसके बारे में समझ है परिस्थिति की और न चीज़ों की समझ है, तो ये तो बेवकूफ़ आदमी, इसको हटाओ। तो ये भी नहीं जानता कि परख नली कैसे पकड़ी जाती है, हैं? समझ पा रहे ना। चलिए शोधकर्ता को ऐसे
शोध कार्य संपन्न करने चाहिए जिससे कि उसके परिणामों पर किसी भी प्रकार का संदेह ना हो। मान लीजिए मैं पढ़ाने जा रहा हूँ क्या, यूजीसी नेट का, अब मैं शोध कर रहा हूँ मान लीजिए आपके लिए ही कि बढ़िया से बढ़िया जो है मैं अच्छी इमेज लगा के एकदम बढ़िया मटेरियल दे पाऊंगा। अब मुझे क्या है, संदेह है, तो भैया आप मत पढ़ाओ, घर बैठो, उससे अच्छा रहेगा। अब मान लीजिए मैं मैथ पढ़ाने जा रहा हूँ, जब मुझको मैथ इतना अच्छा नहीं आता तो मैं किसी एक्सपर्ट से करवा दूंगा, भैया मैं मैथ पढ़ाऊंगा तो चला दूंगा। नहीं, जो आपको आता है, ताकि आप शोध उसी पे तो करेंगे ताकि आपको अपने परिणामों पर जो परिणाम है यानी कि जो उससे क्या रिजल्ट निकलेंगे उस पर आप संदेह ना करें। अब आपको खुद लग रहा है कि भैया हम यूपीएससी नहीं निकाल पाएंगे या फिर हम ये नहीं निकाल पाएंगे, तो काय शोध करने जा रहे हैं, घर पे रहिए, काय घर वालों को झूठे सपने दिखाएंगे। समझ पा रहे हैं? चलिए, शोधकर्ता में सदैव नए विषयों पर शोध करने की उत्सुकता और अभिलाषा होनी चाहिए। ठीक है, अब सीधा सा मतलब ये है कि उसको क्या होनी चाहिए, नए विषयों पर। मान लीजिए सबने शोध जिस पर कर रखी है उस पर काहे समय बर्बाद करेंगे। अब बोल रहे हैं कि हम भैया गेम बनाएंगे, कौन सा गेम बनाएंगे, फ़ोन का गेम बनाएंगे। चलिए, हो सकता है कुछ नया बनाए। अब उन्होंने फ़ोन का गेम बनाया कौन सा भैया, जो पुराने ज़माने में नोकिया के फ़ोन में वो सांप वाला गेम नहीं होता था, उसमें वो खाना पड़ता था करके, सांप ऐसे करके रेंगा करता था और एकदम खाया करता था, अब वो बना पाया। तो ये कौन सा भैया शोध हो, ये तो बेकार की चीज़ है, सॉरी ये बहुत पुराना ज़माना हो गया। समझ पा रहे ना, क्लियर हुआ ना? तो ये सब चीज़ें बेकार की हैं। शोध करने की उत्सुकता और अभिलाषा होनी चाहिए, किस पर, नए विषयों पर। एक शोधकर्ता में बौद्धिक ईमानदारी भी होनी चाहिए। शोधकर्ता जो है अपने आप को तोप न समझे, अगर उसको ज्ञान है तो वो क्या करे भैया, बौद्धिक ईमानदारी भी दिखाए कि भैया जो बना रहा है वो सबके कल्याण में लगाएगा। अब भैया पता चले कि वो बना तो रहे कह रहे मेरे, जैसे मैं बोट की बात करूं तो मैं बौद्धिक ईमानदारी नहीं दिखाता था, मैं ये कहता था कि मेरा वोट बड़ा अनमोल, तो भैया अनमोल है वोट ना, हाँ तो भैया किसको दोगे, मैं किसी को नहीं दूंगा, मैं अपने आप ही रखता था। तो 2014 तक मैंने कभी किसी को वोट नहीं डाला था, जब मोदी जी जब खड़े हुए तब मैंने 2014 में जो है वोटिंग पहली बार की थी, तब मैंने पहली बार वोट डाला था। उससे पहले मैं कहता था कि मेरा वोट बड़ा अनमोल जो मैं अपने पास रखता हूँ, यानी कि आप कुछ करना तो जानते हैं लेकिन आप जो है किसी के लिए कुछ करना नहीं चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, अच्छा शोध कैसा हो। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं, अच्छा शोध कैसा हो। शोध के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि वो तथा सामान्य अवधारणाओं पर उपयोग किया जाना चाहिए। भैया इस ऐसा अवधारणाओं का उपयोग किया जाए जो आमजन समझ ही ना पाए, तो वो शोध किसी काम का नहीं होगा, आप शोध कर ही नहीं पाएंगे। शोध प्रक्रिया की पर्याप्त रूप से व्याख्या की जानी चाहिए जिससे कि भविष्य में शोधकर्ता इस पर अच्छे से और अधिक कार्य कर सके। मान लीजिए शोध की जो प्रक्रिया है उस पर पर्याप्त रूप से व्याख्या करनी चाहिए, यानी कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये डालना चाहिए, वो डालना चाहिए। तो इससे क्या रहेगा कि आपका जो है शोध का अच्छे से क्या हो जाएगी, मतलब शोध करने में क्या है आसानी रहेगी और लोग जो है उस पर अधिक कार्य कर सकेंगे। शोध प्रक्रिया की रूपरेखा सावधानी पूर्वक नियोजित की जानी चाहिए, यानी कि बनानी चाहिए जिससे जहाँ तक संभव हो उद्देश्य पर आधारित परिणाम प्राप्त किए जा सके। सीधे मतलब शोध जो हम करने जा रहे हैं, रिसर्च जो करने जा रहे हैं, उसके लिए जो योजना है उसको क्या करना चाहिए, जहाँ तक वो ऐसी योजना बनानी चाहिए, रूपरेखा सावधानी पूर्वक और अच्छी योजना बनानी चाहिए ताकि जो उसके परिणाम हैं वो अच्छे और अच्छे ही प्राप्त हों, यानी कि जहाँ तक संभव हो परिणाम जो है, जो हम उद्देश्य जो हमारे थे उस पर ही आधारित परिणाम हमें प्राप्त हों। मान लीजिए हम खोया बनाने जा रहे थे, दूध में हम घोटा लगे हैं, हमारा परिणाम हम ये चाह रहे हैं, हमारा उद्देश्य ये है कि इस पर बढ़िया खोया निकले, एकदम टना। अब लगा हमने देखा एक हाथ में हमारे फ़ोन लगा हुआ है और एक हाथ में जो है इसी करके कर रहे हैं, आओ कैसे हो, बढ़िया, देखा भाई जो ये कहा ससुरा, ये तो बन के साला कोयला भी हो गया। समझ पा रहे ना? तो रूपरेखा बड़ा सावधानी पूर्वक योजनाएं, रूपरेखा और सावधानी पूर्वक क्या है उसकी नियोजित करना चाहिए, यानी रूपरेखा बड़ा सावधानी पूर्वक बनानी चाहिए ताकि जो उद्देश्य हमारे हैं उस पर आधारित हमारे परिणाम यानी कि रिजल्ट भी निकल सकें। शोध प्रतिवेदन में शोधकर्ता को निसंकोच अपने शोध की खामियों को स्पष्ट करना चाहिए। शोध प्रतिवेदन यानी शोध का यानी रिसर्च की जो रिपोर्ट है, यानी कि जो हमारे जो कागज वगैरह हैं, जो कुछ भी हमने लिखा है उसमें शोधकर्ता को निसंकोच अपनी खामियों को स्पष्ट करना चाहिए। जो भी उसमें कमी है निसंकोच बतानी है। मान लीजिए कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं हम, जो है टेस्टिंग पे लगे एकदम कूता मुँह लगे लोगों के। अब जो हमारे जो उसमें निष्कर्ष मतलब जो हमारे परिणाम है, जो कुछ उसमें कमियां जो है, जैसी कोरोना की वैक्सीन लग रही है वैसी जो है ऐसी करके जो है मिर्गी का दौड़ा पड़ रहा है। जो इसमें क्या है, शोधकर्ता जो है बताना ही नहीं चाह रहा है कि भैया जो है जल्दी हो जाएगी, नहीं,
जो उसमें कमियां हैं, जो खामियां हैं, वो बताएं, ताकि जैसी वो लगे वैसे ऐसे करके मिर्गी ना आए लोगों को, वैसे हमको नहीं आ रही, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। निष्कर्ष वहीं तक सीमित रहना चाहिए जहां तक डेटा आंकड़ों की सहायता ली गई हो, यानी कि निष्कर्ष जो है वहीं तक सीमित रहना चाहिए। मान लीजिए हमने जो है कोरोना की वैक्सीन के लिए खोज में लगे हुए तक 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 लोग लगे हुए हैं, एकदम टकाटक जो लगे, जितने भी लोग थे, तो वो समझ रही बात को। निष्कर्ष वहीं तक सीमित रहना चाहिए जहां तक डाटा या के आंकड़ों की सहायता लेगी। हमने कोरोना की वैक्सीन की के लिए हमने सहायता ली, एकदम लगे हैं वैज्ञानिक टकाटक एकदम काम पे लगे हुए हैं, एकदम सारे वैज्ञानिक एकदम लगे हुए हैं, ये कोरोना की वैक्सीन निकाल रहे हैं। ई का ये तो ससुरी जो है वो बन गई, क्या बन गई भैया बताना, तो ये तो ससुरी HIV की वैक्सीन बन गई, HIV का वायरस मारने के लिए बन गया। अरे यार ये क्या बन गया, मतलब हमने डाटा आंकड़े फाकड़े सब काय के डाले, कोरोना के निकल के क्या, ये तो HIV यानी कि एड्स का बन गया। फिर मान लीजिए दूसरे वैज्ञानिक लगे थे एकदम टकाटक एकदम रिसर्च कर रहे थे, अरे ये का भैया, ये तो जो है हम कोरोना की वैक्सीन बना रहे थे, ये क्या बन गया, ये तो पुदीना का रस बन गया। कोरोना की वैक्सीन बना रही तो पुदीना का रस बन गया, पुदीना ना बन गया ना। ऐसा नहीं, जितने डेटा लिया है, जो आंकड़े लिए हैं, उससे जुड़ा हुआ भैया निष्कर्ष निकलना चाहिए। कोरोना की वैक्सीन बना रहे हैं और बन क्या गया भैया, आम का जूस, ये नहीं होना चाहिए ना। चलिए, शोध में उपयोग किया गया डाटा सामग्री साहित्य विश्वसनीय होना चाहिए, यानी कि जो भी हम डेटा ले रहे हैं, जो कुछ भी लिख रहे हैं, वो जैसे मान लीजिए हमरे जो है अभी दक्षिण की तरफ जो था, किसी ने ये कहा कि जो कोरोना को भगाओ और गाय का गोबर खाओ। अरे ई का ससुर का नाती, गाय का गोबर की बात कहाँ से बीच में आ गई। अब लोग गाय का गोबर खाने लगे, इससे कोरोना का जो है वायरस खत्म हो जाएगा, गाय के गोबर से नहाने लगे। वैज्ञानिकों ने जानकारी दी, भैया ये विश्वसनीय जानकारी नहीं है, यानी कि इस पर सब विश्वास नहीं किया जा सकता। किसी वैज्ञानिक के द्वारा इसमें अभी तक जो तथ्य हैं साफ निकल कर नहीं आए कि भैया कोरोना का जो वायरस है वो गोबर खाने से या फिर गाय का मूत्र पीने से ये सब खत्म हो जाएंगे। चलिए कोई बात नहीं। इधर एक बब्बा आ गए, बब्बा ने कहा ये वाला जो है मंत्र जपिए, ऐसे करके 65 बार ये वाला मंत्र जो है हमारा जो है जाप करिए, इससे कोरोना का वायरस मर जाएगा। ये भी विश्वसनीय जानकारी नहीं भैया, गलत बात है, इसको हटाइए। ये इधर से आ गए एक मुल्ला जी, भैया और क्या हाल है भैया, भजे माँ और क्या चल रहा है भैया, कुछ नहीं, कोरोना से जो इलाज चल रहा है ना उसके लिए हम जो है फाता करवाना है, फाता मतलब पूजा करवाना है, पूजा पाठ करवाना है। अरे वो एक कलमा हमने जो है दे गए थे, उसको हम पढ़ रहे हैं, इससे क्या है कोरोना का जो वायरस है डर के भाग जाएगा, तो वो लगा लगे पड़े। तो ये सब नहीं, मतलब ऐसी कोई जानकारी उसमें नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई डेटा या सामग्री या फिर साहित्य उसमें नहीं होना चाहिए जो कि विश्वसनीय नहीं हो। शोध व्यवस्थित होना चाहिए, यानी कि व्यवस्थित का मतलब आप जानते हैं, शोध तार्किक होना चाहिए। तार्किक का मतलब जो है तर्क वितर्क करते हैं ना, तो मतलब एकदम सही होना चाहिए। शोध अनुभाविक होना चाहिए। शोध सुपरिभाषित निर्धारित नियमों पर आधारित होना चाहिए। शोध की प्रेरणा देखते हैं, मोटिवेशंस इन रिसर्च। शोध की प्रेरणा, शोध डिग्री प्राप्त करके उसके पश्चात होना लाभों की प्राप्ति। शोध डिग्री प्राप्त करके उसके पश्चात होने वाले लाभों की प्राप्ति। तो सीधा तो मतलब है शोध डिग्री प्राप्त करके, मतलब शोध की प्रेरणा कहाँ से आएगी, मोटिवेशन इन रिसर्च, मतलब हम क्यों करें ये शोध की प्रेरणा, अगर हमारे हम मोटिवेट कैसे होंगे कि हम किसी शोध को करने के लिए तैयार हो जाए। तो सबसे पहला जो मोटिवेशन हमारे अंदर हम सोचेंगे कि भैया हमको डिग्री प्राप्त हो जाएगी और उसके बाद हमें बहुत सारे लाभ मिलेंगे, और लाभों में सबसे पहले आदमी देखता है पैसा। चाहे कोई सी भी हो, सरकारी नौकरी जो है, देशभक्ति जागृत कम लोगों के अंदर होती है। कम लोग जो है देशभक्ति की जो है भावना को लेकर जाते हैं कि बॉर्डर को छोड़कर जो है सिपाही वगैरह, जो सिपाही पुलिस वाले नहीं बता रहा हूँ, वो तो चोर होते हैं, उनके बारे में नहीं कहेंगे, वो चोर होते हैं उनके बारे में नहीं कहेंगे, ज़्यादातर, सारे नहीं होते हैं, ठीक है। मैं बॉर्डर पर सिपाहियों की बात कर रहा हूँ, वो देशभक्ति की भावना लेके चलते हैं, उन्हें जो सैलरी मिलती है वो न के बराबर होती है, उन्हें तो और ज़्यादा मिलनी चाहिए, बॉर्डर पर जो है वो लड़ते हैं। वो देशभक्ति की भावना को लेकर चलते हैं और क्या कर रहे हैं, तैयारी करते हैं, जॉब चाहते हैं, लेकिन किसकी, देश की सेवा करके, देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर। मोटिवेशन आता है निकल कर। यहाँ पर सीधा से सीधा है, और बाकी जितनी जॉब्स वगैरह होती हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना रह जाता है। देशभक्ति जो है कहाँ चली जाती है आप जानते हो, ये सब पिछवाड़े में घुस जाती हैं, कहीं देशभक्ति वगैरह नहीं रहती है। अच्छे लोग जो हैं देशभक्त जो हैं वो अलग हैं, और जिससे देशभक्ति से पैसा मिलता है वो देशभक्ति किसी काम की नहीं है, देश की भक्ति वो अलग ही लेवल की होती है, ठीक है। तो शोध मोटिवेट कैसे होंगे, तो शोध की प्राप्ति करने के पश्चात उसके लाभों की प्राप्ति, लाभ जैसे पैसे मिलेंगे, सरकार आपको ये देगी, सरकार आपको वो देगी, इस चक्कर में क्या कर रहे हैं हम अंदर से मोटिवेट करेंगे, ठीक है। हल नहीं की गई समस्याओं को हल करने की इच्छा,
कि एक मोटिवेशन का जो है भाव आएगा, यानी प्रेरणा, शोध करने की प्रेरणा हमारे के अंदर कहाँ से आएगी कि कुछ ऐसी जो है समस्याएं हैं उनको हल नहीं किया गया है, तो उनको हल करने की हमारे अंदर इच्छा आएगी। शोध के द्वारा रचनात्मक कार्य करने की हमारे अंदर इच्छा जागेगी। समाज सेवा करने का अगर आपका उद्देश्य है तो आप शोध करने के लिए घर से बाहर निकलेंगे। आदर प्राप्त करने की इच्छा, जैसे कि आप चाहते हैं कि हमें आदर मिले, हमारा लोग सम्मान करें, तो क्या करेंगे, आप शोध करेंगे। शोध करने के बाद लोग आपके वाह भाई वाह लौंडे ने क्या चीज़ बनाई है, मतलब आदर मिला ना, ओ भगवान बहुत बढ़िया आपने चीज़ बनाई है, समझ पा रहे हैं ना। इससे हमने क्या किया, उनका आदर किया, प्रणाम किया, उनको एकदम सल्यूट मारा, समझ पा रहे हैं ना। आदर प्राप्त करने की इच्छा, आप चाहते हैं कि आपको सम्मान मिले, आदर मिले। सरकार द्वारा शोध करने के लिए निर्देश कभी कभी दिए जाते हैं, इससे भी शोध करने की प्रेरणा निकलती है। कार्यात्मक संबंध यानी कैजुअल रिलेशन, उनको समझने की इच्छा, तो इस तरह से क्या है आपको शोध यानी कि मोटिवेशंस आपको रहते हैं। शोध या अनुसंधान के प्रकार देखते हैं। शोध या अनुसंधान के प्रकार, आइए देखते हैं। शोध के प्रकार देखते हैं। टाइप्स ऑफ रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, अगले हम समझेंगे डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एथनोग्राफिक रिसर्च, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, आइए एक करके हम इसको क्लियर करेंगे। शोध के प्रकार देख रहे, उपयोगिता के आधार पर देख लेते हैं, समझेंगे हिंदी में, अंग्रेजों की भाषा में भी समझेंगे। उपयोग के आधार पर देखा जाए तो प्योर या कहें फंडामेंटल रिसर्च, जिसको हम विशुद्ध शोध या कहें मूल शोध भी कहते हैं। प्रायोगिक या प्रयुक्त या फिर क्रियाशील शोध, अप्लाइड रिसर्च। काल के आधार पर रिसर्च देखते हैं, ऐतिहासिक शोध या हिस्टोरिकल रिसर्च, या वर्णनात्मक या विवरणात्मक शोध या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। ठीक है, प्योर या कहें बेसिक या कहें फंडामेंटल रिसर्च। प्योर रिसर्च ऑल्सो नोन एज द बेसिक ऑफ और फंडामेंटल रिसर्च is exploratory in the nature and it conducted without any practical and use in mind, in driven by the guts, instinct, interest, curiosity, on intuition, and simply aim to advance knowledge and identify explain relationship between variables। ठीक है, अप्लाइड एंड फंडामेंटल रिसर्च को थोड़ा देखें तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट आप कर ले सकते हैं, आगे हम इसको थोड़ा सा क्लियर करा देंगे। चलिए, या फिर आपको थोड़ा सा जूम करके बता ही देता हूँ। हाँ, अप्लाइड जो है ट्राइज टू एलिमिनेट द थ्योरी बाय द एडिंग टू द बेसिक्स ऑफ डिसिप्लिन, एम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम बाय एडिंग टू फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ डिसिप्लिन। ठीक है, प्रॉब्लम्स आर एनालाइज्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ वन डिसिप्लिन। ठीक है, often several disciplines work together for solving the problem. Generalizations are prepared। ठीक है, often research individual cases without the aim to generalize। ठीक है, forecasting approach in the implemented aim to say how things can be changed, assume that other variables do not change। ठीक है, acknowledged that other variables are constant while changing, report are compiled in a language of technical language of discipline। ठीक है, report are compiled in a common language। ठीक है, तो करते हैं। यहाँ विशुद्ध की बताएं तो ये हमेशा से चला आ रहा होता है। ठीक है, मूल जिसको कहते हैं अप्लाइड की बात कर रहे हैं तो प्रायोगिक या प्रयुक्त या क्रियाशील शोध इसको हम कहते हैं। और प्रायोग का मतलब होता है पहले प्रयोग करते हैं उसके बाद उस पर भरोसा करते हैं। अप्लाइड यानी कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आइए दोनों को देखते हैं, बेसिक रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च। प्रॉब्लम अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज क्रिएशन एंड इंडक्शन। अप्लाइड की बात करें प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिडक्शन। ठीक, अप्लाइड वर्सेस बेसिक रिसर्च। अप्लाइड ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसको ही। काल के आधार पर थोड़ा सा शोध या का रिसर्च देख लेते हैं। ऐतिहासिक शोध, हिस्टोरिकल रिसर्च इसको कहते हैं। वर्णनात्मक या विवरणात्मक शोध, डिस्क्रिप्टिव इसको रिसर्च भी कहते हैं। व्हाट इज द हिस्टोरिकल रिसर्च की अगर बात की जाए तो इट इज द प्रोसीजर इन विच द रिसर्चर
collects and the evaluate evaluate ठीक है, इवेल्युएट्स यानी कि उसकी क्या करता है, मूल्यांकन करता है, इवेल्युएट्स डेटा टू द अंडरस्टैंड रिपोर्ट्स और ऑब्जर्वेशन मेड बाय अदर्स, इट टेस्ट हाइपोथेसिस कंसर्निंग कॉजेज इफेक्ट्स और ट्रेंड्स दैट मे हेल्प टू एक्सप्लेन प्रेजेंट इवेंट एंड एंटीसिपेटेड फ्यूचर इवेंट। ठीक है, थोड़े से इसके वो देख लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ठीक है, लक्षण देख लेते हैं या इसको थोड़े से विशेषता देख लेते हैं। हिस्टोरिकल रिसर्च इन्वॉल्व द केयरफुल स्टडी एंड एनालाइज ऑफ डेटा अबाउट पास्ट इवेंट, यानी जो पहले हुआ है उसके बारे में। इट इज़ द क्रिटिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ इवेंट देयर द डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट। The purpose of is to gain a clearer understanding of the impact of past on present and future event related to life process. Involves the review of written material what may the includes oral documentation as well। ठीक है, चलिए इतनी काफ़ी है। नेक्स्ट देखते हैं, शोध या अनुसंधान के प्रकार देखते हैं। किसी भी समस्या के समाधान अथवा किसी भी प्रश्न का उत्तर जानने के दो प्रमुख कारण हो सकते हैं, बौद्धिक और व्यवहारिक। बौद्धिक कारण का बात की जाए तो बौद्धिक कारण का संबंध मनुष्य की जिज्ञासा की प्रवृत्ति से और व्यवहारिक कारण का संबंध मनुष्य की इच्छा से होता है। फिर से बता दूं, बौद्धिक और व्यवहारिक दो जो इसके प्रमुख कारण हो सकते हैं। पहला कारण मैंने क्या बताया, बौद्धिक कारण का संबंध मनुष्य की जिज्ञासा, जिज्ञासा मतलब हम कुछ जानना चाहते हैं, मन में एक इच्छा है, एक प्रकृति है, हमारे प्रवृत्ति है कि हम भाई इसके बारे में, ये जो घटना घटी या फिर ये कुछ ऐसी चीज़ है, इसमें कुछ समस्या है तो इसको हम जानना चाहते हैं, इसका हल क्या होगा, उत्तर क्या होगा। दूसरा व्यवहारिक कारण संबंध मनुष्य की इच्छा से मन होता है, व्यवहारिक कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हमारे एक अंकल के थोड़े बारे में जान लेते हैं। शिक्षा, बिना शिक्षा के व्यवहारिक बुद्धि होना शिक्षा प्राप्त करने की व्यवहारिक बुद्धि न होने से 1000 गुना बेहतर है। रॉबर्ट ग्रीन के अंकल के द्वारा ये कहा गया था। चलिए, शोध के कितने उद्देश्य हैं, तो भैया शोध के 4 उद्देश्य हैं। तो कौन कौन से वो 4 उद्देश्य हैं, आइए देखते हैं। शोध के प्रमुख 4 उद्देश्य हैं, सैद्धांतिक उद्देश्य, सत्यात्मक उद्देश्य, व्यवहारिक उद्देश्य और तथ्यात्मक उद्देश्य। शोध का महत्व देख लेते हैं। शोध के द्वारा लोगों के जीवन स्तर को उन्नत बनाया जाता है। शोध के कौशल में सुधार, शोध शिक्षक के कौशल में सुधार करता है। शोध मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है। शोध काम के बोझ को कम करता है। शोध किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में सुधार करता है। ये सारी चीज़ें मैं डिटेल में आपको बता चुका हूँ। शोध पद्धतियाँ देख लेते हैं। ठीक है, शोध पद्धतियाँ पीछे मैंने बताया था हिस्टोरिकल, यहाँ पे थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। ऐतिहासिक शोध की बात करें, इसका संबंध भूतकाल से होता है। भविष्य को समझने के लिए भूतकाल का इसमें विश्लेषण करते हैं, यहाँ का उसमें शोध करते हैं। विवरणात्मक या डिस्क्रिप्टिव शोध की अगर बात करें, इसका संबंध वर्तमान से होता है। प्रयोगात्मक शोध की अगर बात करें, अप्लाइड कहते हैं, इसका उद्देश्य वैज्ञानिक रूप से 2 या 2 से अधिक तत्वों के संबंध की व्याख्या करना इसमें प्रमुख रूप से माना जाता है। तो क्लियर हुआ, ऐतिहासिक, विवरणात्मक और प्रयोगात्मक शोध। शोध पद्धतियों में गुणात्मक और मात्रात्मक, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव शोध। ठीक है, फिर से बता दूं, विवरणात्मक, गुणात्मक एवं मात्रात्मक शोध, जिसको अंग्रेजों की भाषा में कहते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च। ठीक है, तो इस शोध में शोधकर्ता क्या, कहाँ, कब की खोज नहीं करता, बल्कि क्यों, कैसे खोजने की कोशिश करता है। ठीक है, फिर से बता दूं, गुणात्मक और मात्रात्मक शोध, जिसको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करें, तो इस शोध में शोधकर्ता क्या, कहाँ और कब की खोज नहीं करता, बल्कि क्यों हुआ और कैसे हुआ का खोजने का प्रयोग करता है। ऐतिहासिक शोध की बात करें थोड़ा सा, एक अंकल थे जिनका नाम बेस्ट के अनुसार ऐतिहासिक शोध का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से है। इसका संबंध वर्तमान और भविष्य से होता है। स्टेप ऑफ क्वांटिटेटिव रिसर्च की बात करें तो यहाँ पर आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थ्योरी, हाइपोथेसिस, रिसर्च डिजाइन, किधर गया, कॉन्सेप्ट, सिलेक्टिंग रिसर्च साइट, सिलेक्टिंग रिस्पोंडेंट। ठीक है, डेटा कलेक्शन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस, फाइंडिंग, कंक्लूजन, फाइंडिंग्स या कंक्लूजन, पब्लिशिंग रिजल्ट। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं, ऐतिहासिक शोध के उद्देश्य देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने अलग से रख दिया। ऐतिहासिक शोध के उद्देश्य, ऐतिहासिक शोध के उद्देश्य देखते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भूतकाल के आधार पर वर्तमान काल को समझना एवं भविष्य के लिए सतर्कता बरतने से संबंधित होता है। ऐतिहासिक शोध का महत्व देखते हैं। ऐतिहासिक शोध अंधविश्वासों में भ्रमों का निवारण करता है। ऐतिहासिक शोध वर्तमान शैक्षिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का हल ढूंढने में सहायता करता है। ऐतिहासिक शोध के प्रमुख पद देख लेते हैं। आंकड़ों का संग्रह करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, आंकड़ों का विश्लेषण का रिपोर्ट पेश करना। ठीक है, यहाँ पर है आपका एनालिसिस पास्ट इवेंट ऑफ द डेवलप द प्रेजेंट कॉन्सेप्ट एंड कंक्लूजन, एनालाइजिंग द प्रीवियस इंफॉर्मेशन और इवेंट्स minutely and testing their validity. The purpose of the historical research design is to collect, verify, and synthesize evidence from the past to establish facts that the defend of refute a hypothesis, describe what the occurred in the past, depend upon data observed by the other rather than investigator. चलिए, इतनी जानकारी काफ़ी है। विवरणात्मक शोध या डिस्क्रिप्टिव शोध, मेथड ऑफ डिस्क्रिप्टिव शोध या का रिसर्च, सर्वे, ऑब्जर्वेशन एंड केस स्टडी। विवरणात्मक शोध देखते हैं। विवरणात्मक शोध की अगर बात की जाए तो ऐसा शोध जिसमें वर्तमान स्थिति का वर्णन, विश्लेषण और संश्लेषण किया जाता है, विवरणात्मक शोध कहलाता है। विवरणात्मक शोध के उद्देश्य देख लेते हैं। मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों की जानकारी प्राप्त होती है। विवरणात्मक शोध की विशेषताएं देखें तो विवरणात्मक शोध विशेष, सरल एवं अत्यंत कठिन दोनों प्रकार का हो सकता है। विवरणात्मक शोध के पद देखें। आंकड़ों का संग्रह करना और आंकड़ों का विश्लेषण करना। प्रयोगात्मक शोध देख लेते हैं। एक उन्नत विधि है जिसके अंतर्गत हम कोई सूक्ष्म समस्या या फिर सूक्ष्म समाधान प्रस्तुत करते हैं। गुणात्मक एवं मात्रात्मक शोध की अगर बात करें, गुणात्मक शोध व्यक्ति के व्यक्तित्व, अनुभव और विश्लेषण पर आधारित होता है। मात्रात्मक शोध के आंकड़ों तथा तथ्यों और सूचनाओं के बिना किसी पक्षपात और भेदभाव आधारित शोध होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शोध के चरण देख लेते हैं। शोध के जो चरण हैं, यानी कि चरण को हम कहते हैं स्टेप्स। ठीक है, शोध के चरण, शोध की प्रक्रिया एक सुव्यवस्थित एवं चरणबद्ध रूप से संपन्न होने वाली क्रिया है। प्रथम चरण देखते हैं, समस्या की पहचान करना। बता चुका होता पीछे। समस्या की पहचान करना शोध का प्रथम चरण है। इसके तहत समस्या की पहचान की जाती है और शोध से संबंधित प्रश्न का विकास किया जाता है। समस्या की प्रकृति किस प्रकार की है यह सब बात भी पता हमें चल जाती है। फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया, शोध के चरण में पहला जो चरण है, सबसे पहले समस्या का चरण देखना है, यानी कि समस्या की पहचान करना। मान लीजिए मैं कहीं जा रहा था, मैंने पहले आपको बताया था कि गाड़ी हो गई, किस कारण से क्या खराब हो गई। खराब होने का सबसे पहले अब वहाँ पर क्या हुई, समस्या हुई। एक समस्या की पहचान अभी हमें करनी है। समस्या होगी ना, गाड़ी मेरी खराब हो गई, रुक गई। मान लीजिए आज ही मैं कहीं गया तो मेरा जो था बाइक जो थी में हवा थोड़ी सी कम थी, तो ये समस्या हो गई है। इसका पहचान किया हमने। ठीक है, उसके बारे में जानकारी ली कि भैया किस तरह का मतलब ये समस्या है। समस्या ये थी कि उसमें किसी कारण से हवा कम हो गई। मैंने ये सोचा था तो नहीं इसका पंक्चर हो गया, तो नहीं, हवा कम हो गई थी। दूसरा चरण देखते हैं, समस्या की समीक्षा करना। समस्या की समीक्षा करना शोध का द्वितीय चरण है, यानी कि आपस में बातचीत की और देखिए आसपास कोई जो है पंक्चर वाला है या फिर हवा डालने वाला, तो वो एक क्या हो गया, समीक्षा की। एक बार समस्या का पता चल जाने के बाद उसकी समीक्षा की जाती है या फिर शोधकर्ता द्वारा उन विधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है जिसकी सहायता से हम उस समस्या का समाधान कर सकते। मैंने बताया था कि पहले देखा हमारी गाड़ी पंक्चर तो नहीं है, हवा कम मालूम पड़ रही थी, मैंने उसकी समस्या का पता कर लिया कि भैया ये समस्या है। अब हमें क्या करना है, उसकी समीक्षा करने के बाद ये जानकारी प्राप्त करना कि इस समस्या का समाधान कैसे कर सकता है या फिर उन साधनों का इस्तेमाल करना है, उन विधियों का इस्तेमाल करना कि इस समस्या का समाधान कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है चूज ऑफ द रिसर्च टॉपिक इस तरह से आप देख सकते हैं। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ इस तरह से। यहाँ पर ले लीजिए 7 स्टेप्स ऑफ द रिसर्च प्रोसेस। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा चरण देखते हैं, समस्या को स्पष्ट करना। कभी कभी समस्याएं जटिल होती हैं जिसके कारण समझने में काफ़ी समय लग जाता है। इस चरण में शोधकर्ता समस्या को समझकर उसे स्पष्ट करता है। मतलब पहला चरण हो गया कि हमारा समस्या जो है पता चले, लेकिन कभी कभी क्या होता है, समस्या बहुत जटिल हो गई है, वो स्पष्ट नहीं हो पा रही है। सारी पंक्चर है कि हवा कम है या फिर कोई और समस्या है। मैंने कोई और समस्या मान लीजिए पंक्चर के अलावा किसी
और तरह की घटना मान लीजिए कि ये समस्या आ किस कारण से रही, पता तो लग गया ये बीमार लग रहा है, लेकिन हम मान लीजिए मैं मुझे बुखार नहीं, मान लीजिए मैं आज सुबह मैं सुबह उठा और मेरा सुबह सर चकरा रहा था और ऐसे देखा तो बहुत तेज गर्म था, ऐसे नब्ज देखी तो ऐसा लगा था बुखार है, चक्कर आने लगे और ऐसे करके हम गिरने वाले थे। ये मान लीजिए समस्या का पहचान का मैंने समीक्षा की, देखा यार बुखार भी है, एक जो है पैरासीटामोल देती, बुखार जो है उसका फिर भी नहीं उतरा। तो यहाँ पर समझ में क्या है कि समस्या जो है स्पष्ट करना कि ये जो समस्या है थोड़ी सी जटिल है, यार कोई और बीमारी तो नहीं हो गई, गेंडू तो नहीं हो गया, मैं डेंगू तो नहीं हो गया, कोई और समस्या तो नहीं हो गई। तो कभी कभी समस्याएं जटिल होती हैं जिसके कारण समझने में काफ़ी समय लग जाता है, और इस चरण में शोधकर्ता समस्या को समझकर उसे स्पष्ट करता है। चौथा चरण, शब्दों एवं अवधारणाओं को स्पष्ट करना। समस्याओं की प्रकृति के अनुसार शब्दों एवं अवधारणाओं का अभिप्राय अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए मुझे बुखार आ रहा है, अभी मैं उसको स्पष्ट कर लिया जटिल है, तो अब क्या करेंगे हम उसमें अवधारणा या फिर शब्दों का चुनाव करेंगे कि आखिर इसको है क्या, और समझाएंगे कि भैया अनुराग मिश्रा को ये परेशानी है, तो उसमें हम कुछ शब्द और कुछ अवधारणाओं को डालेंगे कि भैया अनुराग मिश्रा ने ये खाया था, एक बड़ा एक लंबा चौड़ा जो है भाषण तैयार कर सकते हैं, उसमें एक अच्छी खासी थ्योरी या फिर एक परिकल्पना जो है उसमें डाल सकते हैं। पांचवा चरण, निदानात्मक योजना का विकास करना। अध्ययन की योजना को निदानात्मक योजना की संज्ञा दी जाती है, यानी कि अब क्या करना है, अनुराग मिश्रा की समस्या पता चल गई, उसके बारे में हमने अच्छा खासा डिटेल या डिस्क्रिप्शन दे दिया कि भैया अनुराग मिश्रा को ये परेशानी है। अब हम पांचवें चरण पहुंचे, निदानात्मक, यानी कि अब हमें अनुराग मिश्रा को सही कैसे करना है, उसका निदान कैसे करना है इस समस्या का। तो निदानात्मक योजना का विकास करना, आप कहाँ पर ले जाएं, कौन से हॉस्पिटल में भर्ती कराएं, या फिर पहले इनका टेस्ट कराएं, क्या नहीं कराएं, तो इस तरह की जो निदानात्मक योजना हुई उसका विकास करना। छठा चरण, आंकड़ों का संग्रह करना। शोध या निष्कर्ष या फिर परिणाम पूर्णतः आंकड़ों पर निर्भर करता है, आंकड़े जितने अधिक शुद्ध होंगे परिणाम उतना ही अच्छा होगा। सातवां, आंकड़ों का विश्लेषण। शोधकर्ता द्वारा आंकड़ों की अंतिम रूप से जांच की जाती है और इस जांच के बाद उसका शोध कार्य पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो 7 स्टेप्स ऑफ प्रोसेस, यानी कि शोध के चरण जो है रिसर्च प्रोसेस। तो स्टेप 1, डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। 2, review of literature for formulate the hypothesis, preparing the research design, data collection, data analyzing, interpretation and report writing। अंग्रेजों की भाषा में आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। शोध प्रबंधन एवं आलेख लेखन। ठीक है, शोध प्रबंधन एवं आलेख लेखन के बारे में थोड़ी बात करते हैं। शोध की प्रक्रिया से कई चीज़ें संबंधित होती हैं, जैसे पत्र लेखन, कार्यशाला, सेमिनार, सम्मेलन, विचार संगोष्ठी आदि। चलिए शोध पत्र देख लेते हैं। रिसर्च पेपर क्या है, तो शोध पत्र एक लेखन असाइनमेंट ही नहीं होता, बल्कि क्या होता है, एक सक्रिय असाइनमेंट होता है। शोध एक निर्धारित समय सीमा तक पूरा कर लेना चाहिए। शोध पत्र को पूरा करने के लिए कुछ चरण होते हैं। पुस्तकालय या कहें जो लाइब्रेरी होता है, या फिर पुस्तकालय संबंधित स्थान में जाना जिसके बारे में हमें शोध करना है। विषय टॉपिक की खोज करना जिसके बारे में हमें खोज करनी है। शोध आंकड़ों को इकट्ठा करना है, एकत्रित करना जिसके बारे में शोध करना है। शोध पत्र लिखना, शोध पत्र की जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, उसको समझना कि इसमें क्या कमियां हैं। ठीक है, शोध पत्र एक तैयार करना, तो इस तरह से एक शोध पत्र तैयार हुआ। व्हाट इज द रिसर्च पेपर, तो यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। रिसर्च पेपर इज द culmination and the final product of an enveloped process consisting, ठीक है, of research, critical thinking, source of evaluation, organization and composition. Research paper is the living thing which growth and change as the student explore interprets and evaluates source related to a specific topic. Primary and secondary source are the heart of a research paper and provide its nourishment. The research paper should not only further the field in which it is written, but also provide the student with an exceptional opportunity to increase his or her knowledge in that field. रिसर्च पेपर, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शोध प्रबंधन एवं आलेख लेखन। लेख देख लेते हैं, मैंने बताया था रिसर्च पेपर क्या होता है। अब देखते हैं लेख, आर्टिकल। एक शोध लेख एक लिखित पत्र होता है। एक शोध लेख एक लिखित पत्र होता है। एक शोध लेख साधारण लेखों से थोड़ा सा अलग होता है, भिन्न होता है। साधारण लेखों में लेखक के विचार होते हैं, जबकि एक शोध लेख में शोध से संबंधित जानकारी होती है। सामान्य लेखों में जहां अंत में सारांश दिया गया होता है, वहीं शोध लेख में यह प्रक्रिया बिल्कुल उल्टी हो जाती है, यानी शोध लेख में सारांश को लेख के प्रारंभ में परिचय के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है,
तभी तो कहते हैं ना उसका शोध या रिसर्च या आर्टिकल चुरा लिया जो कि वो रिसर्च कर रहा था। तो इस तरह से ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कार्यशाला यानी वर्कशॉप। कार्यशाला का प्रमुख उद्देश्य किसी शोध के लिए शोधकर्ता को प्रशिक्षित करना होता है। कार्यशाला में लोग एक छोटा सा समूह निर्धारित कर निश्चित समय पर आपस में मिलते हैं, निश्चित समय में निर्धारित टॉपिक पर चर्चा करते हैं। कार्यशाला वर्कशॉप होता है, मान लीजिए हमें किसी टॉपिक पर या हम कोई विशेष जो है विषय चुन लिया, उस पर हमें शोध करना है, यानी कि हमें अन्वेषण करना है या फिर हमें मतलब रिसर्च करनी है। तो हम क्या करेंगे, अपने से जुड़े हुए जो लोग हैं, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है उसके लिए शोधकर्ताओं को क्या करना होता है, प्रशिक्षित करना होता है। तो वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं। तो कुछ लोग जो है उसमें प्रशिक्षण दे रहे होते हैं, यानी कि उन्हें ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। वहाँ पर छोटे मोटे लोग जो होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं, एक समूह बनाकर, एक ग्रुप बनाकर, अपने वो जो क्या होते हैं आपस में मिलते जुलते हैं, आपस में जो है टॉपिक जो है उस पर डिस्कस करते हैं और उसके बारे में जानकारी लेते हैं। जानकारी लेने के बाद लगता है कोई सीनियर है कोई जूनियर है, तो लगता है किसी को उस जानकारी, उससे जुड़ी हुई जानकारी जो है अच्छी लगती है तो वो लिख लेता है या फिर कुछ और कर लेता है। तो इस तरह की चीज़ें जो है वो करता रहता है जब उसे लगता है। ये कहाँ पर कार्य संपन्न होता है, कार्यशाला में यानी वर्कशॉप में, ठीक है। तो ये निश्चित समय में निर्धारित टॉपिक पर चर्चा की जाए। कार्यशाला भी दो प्रकार की होती है। सामान्य कार्यशाला, इसमें सामान्य लोग इकट्ठे होते हैं और आपस में जो चर्चा करते हैं। बंद कार्यशाला, इसमें किसी विषय प्रायोजन के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, ठीक है। सामान्य कार्यशाला में जो है सभी लोग इकट्ठे होकर जो है आपस में ज्ञान पेलते रहते हैं। और यहाँ पर क्या होता है आपके जो है बंद कार्यशाला में स्पेशल जो लोग होते हैं, विशेष प्रायोजन होता है या फिर मान लीजिए कोई फंक्शन हो रहा है और इसमें जो है गुप्त यही चीज़ें हैं जो कि किसी को जानकारी नहीं मिलनी चाहिए, तो इस तरह की इसमें चर्चा होती है और ये विशेष प्रायोजन होता है। या फिर इसको हम कह सकते हैं क्या कहते हैं इसको, हाँ इसको हम कहते हैं गुप्त या फिर सीक्रेट मीटिंग, एक तरह से कह सकते हैं। ये बंद होता है कार्यशाला, इसमें गिने चुने लोगों को बुलाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेमिनार, ठीक है। शोध प्रबंधन में आलेख लेकर में ही सेमिनार भी देख लेते हैं। बड़ा मज़ा आता है कान में खुजली करने में। तभी आपसे कविता पूछी जाती है कि खुजली करने पर कान को अच्छा लगा या फिर आइए देखते हैं सेमिनार देखते हैं। एक छोटे समूह को एक मंच पर लाने की प्रक्रिया होती है। यह प्रक्रिया विश्वविद्यालय पर किसी वाणिज्यिक या फिर पेशेवर संस्थान में संपन्न की जाती है। सेमिनार के अंत में सहभागी व्याख्यान से संबंधित सामग्री को अपने घर ले जाते हैं और घर पर जाकर इसका अध्ययन करते हैं। एक सेमिनार की विशेषता देखते हैं। सेमिनार व्याख्यानों पर वह मंच है जिसमें किसी विशिष्ट टॉपिक पर चर्चा की जाती है, ठीक है। A seminar is the lecture or presentation delivered to the audience and the particular topic or set of the topic that are the educational in nature, ठीक है। It is usually held of the group 10 to 15 individuals. A seminar is the frequently held at the hotel, meeting space or within a office conference room. There is a speaker who give lecture with highlights scope, importance, benefits, limitation or respective topics as the lecturer finish audience ask question, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें सम्मेलन देखते हैं। सेमिनार समझ में आ गया। सम्मेलन देखते हैं। सम्मेलन एक प्रकार की औपचारिक सभा होती है। वो क्या होती है, इनफॉर्मल होती है। ये क्या होती है, ऑफिशियल फॉर्मल, ठीक है। मीटिंग होती है। संबंधित विषयों या टॉपिक पर ये सहभागियों द्वारा अपने अपने विचार आदान प्रदान किए जाते हैं। सम्मेलन के प्रकार देखते हैं। सम्मेलन के सबसे प्रमुख देखें तो 3 प्रकार होते हैं, क्षेत्रीय सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। कॉन्फ्रेंस और सम्मेलन में यहाँ पर देख सकते हैं, कॉन्फ्रेंस रेफर टू अ फॉर्मल मीटिंग वेयर द पार्टिसिपेंट एक्शन देयर व्यूज एंड वेरियस टॉपिक्स। कॉन्फ्रेंस can take a place in different field and it the need not to be academic in nature all the time, ठीक है। और सेमिनार आपको बता दिया था, प्रेजेंटेड डिलीवर्ड टू द ऑडियंस द पार्टी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सम्मेलन में आगे देखते हैं। सम्मेलन के प्रमुख जो है 5 प्रकार होते हैं। मीटिंग, पेशेवर सम्मेलन, प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, शैक्षिक सम्मेलन, एकेडमिक कॉन्फ्रेंस, लेखकों का सम्मेलन और राजनीतिक सम्मेलन। मीटिंग देखते हैं। एक निश्चित क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों या संगठनों के सदस्यों का एकत्रीकरण होता है, मीटिंग कहलाती है। पेशेवर सम्मेलन, प्रोफेशनल कॉन्फ्रेंस, यह पेशेवर लोगों द्वारा दिए गए विषय या फिर व्यवसाय पर किसी लेन देन के लिए एकत्रित होते हैं। यह संबंधित क्षेत्र से हुए विकास या परिवर्तनों पर चर्चा की जाती है। जैसे मान लीजिए पेशेवर का, मान लीजिए आपका जो है टेलीकॉम सेक्टर है, टेलीकॉम या फिर टेलीकम्युनिकेशन जिसको हम कह सकते हैं, जो संचार दूरसंचार व्यवस्था है उससे जुड़े, जैसे वोडाफोन वाले, आइडिया वाले, जियो वाले, एयरटेल वाले, इनमें कोई समस्या हो रही तो आपस में जो पेशेवर लोग हैं ये आपस में बैठते हैं और मीटिंग करते हैं, उससे जुड़ी बातें करते हैं और लेन देन जो होता है उनका इकट्ठे होकर करते हैं, ठीक है।
शैक्षणिक एकेडमिक कॉन्फ्रेंस है विज्ञान या फिर शैक्षिक विषयों से जुड़ी हुई यहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं। मान लीजिए कोई बड़ा शैक्षणिक है तो बहुत सारे जो है वैज्ञानिक आ रहे हैं और उस चीज़ से जुड़े हुए लोग आ रहे हैं, तो एकेडमिक कॉन्फ्रेंस हो गया। लेखकों का सम्मेलन, तो इसमें लेखक अपने व्यक्तिगत अनुभव या फिर अन्य मुद्दों को साझा करते हैं या फिर आपस में आदान प्रदान करते हैं। राजनीतिक सम्मेलन, इस प्रकार के सम्मेलन में राजनीतिक दल या उसके प्रतिनिधियों का एक प्रकरण होता है, जैसे कि समोसे में आलू पर चुनाव से गायब है लालू, ये कविता आपने सुनी होगी। तो यहाँ पर जो है राजनीतिक सम्मेलन में मान लीजिए महागठबंधन जब बना था तो ललुआ बलुआ कलुआ सलुआ सब लोग इकट्ठे होकर वहाँ पर क्या कर रहे थे, आपस में एक दूसरे का प्रेम संबंध जो है बढ़ा रहे थे, ताकि जो है हम मोदी जी को गिरा के हरा सकें। लेकिन ऐसा संभव हो नहीं पाया था, इनको जो चाहते थे, इनको जो मिलना था वो मिल नहीं पाया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं विचार संगोष्ठी, और देख लेते हैं सम्मेलन में ही। विचार संगोष्ठी किसी शैक्षिक विषय पर विषयों या फिर प्रतिनिधियों की एक औपचारिक एकत्रीकरण है, यानी कि इसमें इकट्ठे होते हैं। विशेषज्ञ किसी विषय पर विचारों को अभिव्यक्त करते हैं, अपनी बात कहते हैं। विशेषज्ञ अपने क्षेत्र के विषय के विशेषज्ञ होते हैं। ठीक है, फिर से बता दूं, विचार संगोष्ठी किसी शैक्षिक विषय पर विशेषज्ञ या फिर प्रतिनिधियों की एक औपचारिक एकत्रीकरण होते हैं, यानी मीटिंग होती है। विशेषज्ञ किसी विषय पर विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। विशेषज्ञ अपने अपने क्षेत्र के विषय के विशेषज्ञ होते हैं। मान लीजिए टेलीकॉम सेक्टर का कोई व्यक्ति है, मान लीजिए अंबानी को बुला लिया या फिर उनका जो मेन आदमी उसको बुला लिया है, और मान लीजिए इधर टेलीकॉम सेक्टर के मान लीजिए ONGC का आ गया, या फिर मान लीजिए कोई खनन उत्पादन का जो है बहुत बड़ा जो है सरगना है, या फिर मान लीजिए धुरंधर है तो उसको बुला लीजिए। कोई खेल क्षेत्र का आ गया, या फिर कोई मान लीजिए आपका मान लीजिए जो है कोई मोबाइल कंपनी का कोई आ गया, जैसे सैमसंग का आ गया, तो वो अपने अपने क्षेत्र के क्या है विशेषज्ञ होंगे। खेल से जुड़ा हुआ मान लीजिए अंबानी को बुला लिया, या फिर जो है सचिन तेंदुलकर को बुला लिया, या फिर किसी अभिनेता को बुला लिया, तो अपने अपने क्षेत्र के जो है विशेषज्ञ होंगे, और ये आपस में क्या कर रहे हैं, विचारों को अपने व्यक्त करते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। या फिर सारे मुख्यमंत्री आ गए, या फिर सारे जो है उसमें जुड़े हुए कोई मंत्री आ गए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। बोलते हुए सोचने की पद्धति क्या कहलाती है? अधिगमनकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीकी। फिर से बता दूं, बोलते हुए सोचने की पद्धति क्या कहलाती है? अधिगमनकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी। प्रतिभागी प्रेक्षण निम्नलिखित में किसका अंश है? तो निर्जातीय शोध यानी कि एथनिक शोध का आपका अंश है। शोध में साहित्यिक चोरी है, बेईमानी से नकल करना और उसका उपयोग करना साहित्यिक चोरी कहलाती है। वह शोध जिसमें पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक समानता पर जोर दिया जाता है क्या कहलाता है? नारीवाद शोध, जिसको फेमिनिज्म कहते हैं। आप जानते हैं इसका कितना लाभ होता है महिलाओं को। ऐसे अध्ययन को जिसमें शोधकर्ता को प्रायोग एवं प्ले सीओ समूह की पहचान की जानकारी नहीं होती क्या कहा जाता है? डबल ब्लाइंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक अस्थायी प्रतिच्छप्ति जिनकी वैधता अज्ञात है तथा जिसमें 2 या 2 से अधिक चरों के मध्य संबंध अकल्पित होता है, इसे क्या संज्ञा दी जाती है? शोध परिकल्पना। शोध का वह प्रतिमान जो शोधार्थी अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषज्ञता के विकास पर बल देता है क्या कहलाता है? तो क्रियात्मक शोध कहलाता है। जब कोई समीक्षक लेखक का नाम जाने बगैर एक शोध लेख की समीक्षा करता है तो क्या कहलाता है? अप्रकट समीक्षा। ठीक है, परिकल्पना, यहाँ पर शोध परिकल्पना जो है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इस तरह से काम आएगा आपको। यहाँ पर इसका भी ले सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है? तो डायरेक्टर स्तरीय शोध पत्र। अनुसंधान में विशाल न्याय दर्श होने पर सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? सर्वेक्षण विधि। भारत सरकार द्वारा 2011 की जनगणना में अनुसंधान की कौन सी विधि प्रयोग की गई थी? तो सर्वेक्षण विधि। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, डॉक्टर ऑफ। ठीक है, फिर से एक बार ये वाला क्वेश्चन रिपीट कर दूं, आपको शायद समझ में आया हो। किस प्रारूप में प्रतिवेदन प्रारूप औपचारिक रूप से निर्दिष्ट होता है? तो डॉक्टरी स्तरीय शोध पत्र में। तो यहाँ पर डॉक्टरी स्तरीय जो हो जाएगा, PhD जो होती है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ही कहलाता है। ठीक है, तो सर्वाधिक आसान अभिवृत्ति स्केल जो एक साइकिल कोटि निर्धारित स्केल होता है क्या कहलाता है? लिकर्ट स्केल। किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण क्या है? तो नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण। जिस शोध विधि में सामान्यीकरण किया जाता है उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों पर लागू होता है, इसे क्या कहा जाता है? केस स्टडी। स्नोबॉल प्रतिचन किसकी प्रतिदर्श के ट्रेन की वह प्रक्रिया है जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है? तो नेटवर्क का। निम्न में तो किसकी शोध प्रतिभान में प्रतिभागियों के प्रति परिप्रेक्ष्य के अनुसार यथार्थ की व्याख्या देने को महत्वपूर्ण माना जाता है? तो घर जाति वर्णन विषयक शोध पे एरिक मेडलाइन और
AVI एन फॉर्म निम्नलिखित में किसके उदाहरण हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस के। केस स्टडी आप इसमें देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए, लिकर्ट स्केल आपको देखने को मिल जाएगा इस तरह से, ये इस तरह से, यह है लिकर्ट स्केल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शोध कार्य में आंकड़ों को इकट्ठा करने का सबसे उत्तम उपकरण क्या है? तो परीक्षण। सबसे अच्छे शोधकर्ता के पास क्या होना चाहिए? एक अन्वेषण करने वाला मस्तिष्क। तत्कालिक उपयोग में आने वाली अनुसंधान धारा क्या है? क्रियात्मक। मौलिक शोध के सिद्धांतों का निम्नलिखित किसके साथ घटती जाती है? किससे साथ घटती जाती है? तो अनुप्रयुक्त शोध से। नमूना लेने में गलती नमूने किसके साथ घटती जाती है? तो वो है नमूने के आकार में वृद्धि। परीक्षण करके सीखना, ये आपका एक प्रमुख बिंदु है। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हैं, काम आएगा। नेक्स्ट देखते हैं। मिस अर्चना ने किस में शोध की एक लोकप्रिय विधि है? तो साहित्य में। स्वतंत्र चर और आश्रित चर के बीच संबंध को प्रभावित करने वाले चर को क्या कहते हैं? तो नियंत्रण चर। निम्न में तो कौन सी संभाव्यता प्रतिचयन की एक विधि है? तो कोटा प्रतिचयन की। शोध नैतिकता किससे शामिल नहीं करती? तो व्यक्ति परकता को। ठीक है, निम्न के समूह निम्न से किस में प्रयुक्त होती है? तो ऐतिहासिक शोध में। कार्यशालाओं में किसके लिए आयोजित की जाती है? तो परीक्षण अनुभव प्रदान करने के लिए कार्यशाला। ठीक है, चलिए इसमें कुछ और है क्या? चलिए, शोध का उपकरण निम्न से क्या है? तो रेखा चित्र ग्राफ। शोध क्या है? तो किसी समस्या के संबंध में वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य को ढूंढने के लिए कार्य करना ही शोध कहलाता है। शेशियोग्राफी तकनीक का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? मानवीय संबंध के अध्ययन के लिए। व्यवहारिक शोध क्या है? तत्कालिक समस्याओं के समाधान हेतु किया गया शोध। अनुसंधान की खोज की प्रामाणिकता निर्भर करती है वस्तु निष्ठता पर। ठीक है, निम्नलिखित में से किस व्यवस्था में विचारों और मुद्दों की व्यापक रेंज को संभव बनाया जाता है? तो सम्मेलन में। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पीछे मैं पढ़ा चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। शोध प्रबंध की रूपरेखा देख लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको मैं पीछे इसको डिटेल में बता चुका हूँ। चलिए देखते हैं शोध प्रबंध की शीर्षक देखते हैं। शीर्षक या टाइटल क्या होना चाहिए किसी शोध के लिए? चूजिंग ए रिसर्च टॉपिक है शीर्षक। ठीक, सही शीर्षक का चुनाव विषय वस्तु को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। शीर्षक ऐसा हो जिससे शोध निबंध का उद्देश्य अच्छी तरह से स्पष्ट हो रहा हो। शीर्षक ना तो अधिक लंबा होना चाहिए, ना ही छोटा। शीर्षक में निबंध में उपयोग किए गए शब्दों का ही जहाँ तक वो उपयोग हो। शीर्षक भ्रामक ना हो। ठीक है, जैसे कि कविता आपने देखी, मूवी का नाम तो अंधेरी रात में और दिया तेरे हाथ में। तो दिया का मतलब है कि जो वो होती है ना लाइट, उसके बारे में बात हो रही है, तो लेकिन उसका जो है मतलब जो है गलत चला जाता है कि अंधेरी रातों में और दिया तेरे हाथों में। ठीक है, दिया मतलब जो लाइट होती है वो हाथों में होती है, उसका मतलब कुछ और निकलता है। शीर्षक को रोचक तथा अथवा आकर्षक बनाने का प्रयास होना चाहिए। शीर्षक का चुनाव करते समय शोध प्रश्न को ध्यान में रखना बहुत ही जरूरी है। भूमिका है, शीर्षक की भूमिका क्या होती है? भूमिका क्या होनी चाहिए? प्रस्तावना भी उसमें होनी चाहिए। तो शोध प्रश्न को यहाँ पर स्पष्ट करें। प्रस्तावना में भूमिका न तो बहुत बड़ी होनी चाहिए, ना ही बहुत छोटी। जैसे कि हमारी उद्देशिका है तो पूरे संविधान के बारे में उसे अच्छे से उसमें लिखा हुआ है, तो आपका उद्देशिका इससे ही पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। भूमिका में शोध विषय के बारे में संक्षिप्त परिचय दिया जाना चाहिए। भूमिका को रोचक बनाने का प्रयास होना चाहिए। भूमिका में उस विषय पर पूर्व में किए गए कार्य को भी बताया जा सकता है। विषय में जुड़ी हुई अन्य बातें जैसे देश, प्रदेश, भाषा, जीवन की जानकारी दी जा सकती है। आमतौर पर भूमिका ऐसी होनी चाहिए जिससे कोई भी पाठक, चाहे वह किसी भी विषय का विद्यार्थी हो, विषय के बारे में जानकारी कर सके। प्राकल्पना यानी हाइपोथेसिस को यहाँ लिखा जा सकता है या लिखा जाए। अगर आप आगे के प्रश्नों में क्या लिखने वाले हैं इसके बारे में भी एक छोटा सा परिचय दे सकते हैं अपनी भूमिका में। शोध के बारे में बात कर रहा हूँ। शोध की विशेषता क्या होनी चाहिए? शोध वस्तुनिष्ठ होना चाहिए यानी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। शोध क्रमबद्ध होना चाहिए यानी सिस्टमेटिक होना चाहिए। शोध में प्रतिकृति होनी चाहिए, शोध का गुण होता है ये। शोध तार्किक होना चाहिए, ठीक है, लॉजिकल होना चाहिए। शोध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। शोध में यथार्थता यानी कि यथार्थता होनी चाहिए। शोध में निष्पक्षता होनी चाहिए। शोध में समय अवधि का गुण होना चाहिए। शोध विश्वास योग्य होना चाहिए एवं प्रमाणिक होना चाहिए। शोध में तथ्यों या घटनाओं का प्रेक्षण या वर्णन होना चाहिए, ठीक है। ये शोध की कुछ प्रमुख विशेषताएं। शोध के उद्देश्य वैज्ञानिक कार्य विधि के उपयोग द्वारा प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहिए। छिपे हुए सत्य का पता लगाना चाहिए, ठीक है। उद्देश्य ये होना चाहिए किसी घटना के बारे में नई जानकारी प्राप्त करना चाहिए। इस उद्देश्य पर आधारित शोध अन्वेषण अथवा स्पष्टवादी शोध कहलाता है। किसी विशेष व्यक्ति अथवा समूह या फिर स्थिति का सही वर्णन प्रस्तुत करना चाहिए।
किसी घटना के साथ सह संबंध की आवृत्ति की जानकारी प्राप्त करना चाहिए। किन्हीं चरों के बीच कारणात्मक संबंधों का परीक्षण भी करना चाहिए, किसमें, आपका शोध में। नेक्स्ट देखते हैं, शोध दृष्टिकोण क्या होना चाहिए। मात्रात्मक दृष्टिकोण, अनुमानिक दृष्टिकोण, अनुकरण दृष्टिकोण, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण और गुणात्मक दृष्टिकोण, ये प्रमुख आपके दृष्टिकोण होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका छोटा सा एक वीडियो सेकंड यूनिट का। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको काफ़ी लाभ मिलने वाला है। इस वीडियो को इतना ही रखते हैं और थर्ड जो यूनिट में जल्दी डाल दूंगा 2-3 दिन में, उसका भी आप आनंद लीजिए। पेड रहेगा, लेकिन आगे की जितनी 5 के बाद जितनी भी यूनिट पेड रहेंगी, अगर थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तो कुछ भी नहीं जाता। चलिए, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में तब तक नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।